अध्याय 721। अर्जुन ने चुपके से एक बड़ा अंगूठा दिखाया। बहुत ही शानदार। यह तो बहुत ही शानदार था। आमतौर पर जब कोई मार्शल कलाकार मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं वाले प्रतिद्वंद्वी से निपट रहा होता है तो वह सीधे तौर पर हमला करता है और दुश्मन की रक्षात्मक क्षमताओं को नष्ट करने के लिए और भी अधिक ताकत का उपयोग करता है। हालांकि दिव्यपंख संप्रदाय का युद्ध कौशल इसके विपरीत था। इसके बजाय यह दुश्मन की सुरक्षा को धीरे धीरे कम करने के लिए एक सौम्य लय का उपयोग करता था। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मांसपेशियां उसके सामने अकड़ जाती थीं, जब किसी कुशल तकनीशियन द्वारा मालिश की जाती तो उसकी मांसपेशियां भी ढीली हो जातीं और उसे अत्यंत आराम महसूस होता। हालांकि यदि इस प्रकार की छूट का उपयोग युद्ध में किया जाता तो वास्तव में उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। समुद्र भक्षण करने वाला निडर ड्रैगन लोन मून गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और भाला तेजी से पिघलकर बैंगनी सुनहरे युआन क्यूई के 2 गोले बन गए, जिन्हें उसने अपनी मुट्ठियों से ही बाहर फेंक दिया। और इन 2 बैंगनी सुनहरे सार क्यू को 2 बड़े भंवरों में विस्फोटित कर दिया गया। भंवर तेजी से इंद्रधनुषी बादलों की ओर बढ़ा और आस पास की सभी मेजों और कुर्सियों को अपने में समेट लिया। भंवर ने उन्हें चूर्ण चूर्ण कर दिया, यहां तक कि दर्शक भी उस भयानक आकर्षण से आकर्षित हो गए। सभी ने जल्दी से अपनी युआन क्यूई घुमाई और पीछे हट गए। दोनों प्रमुख भंवरों ने कैक्सिया को निशाना बनाया, जिससे सभी को बहुत आकर्षक महसूस हुआ। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस समय कैक्सिया का आकर्षण कितना अद्भुत था। अच्छा तरीका है। इंद्रधनुषी बादलों की गति अचानक बदल गई और उसकी 10 मुलायम आस्तीन वाली उंगलियां तुरंत सख्त और तेज हो गईं। युद्ध हात्मा गीत। कैक्सिया चिल्लाई और उसकी 10 उंगलियां तेजी से हवा में घूमने लगीं। एक भव्य और राजसी धुन ने क्षण भर में पूरे क्षेत्र को भर दिया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सब लौहरक्त युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच हों। हर तरफ तलवारें और ब्लेड थे, हर तरफ मांस और खून उड़ रहा था। का 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 ठोस जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। तुरंत बाद ये सारी दरारें ढह गईं और अनगिनत टुकड़ों में बदल गईं जो आसमान में उड़ गए। लोन मून ने अचानक दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह दर्द से बुरी तरह चीखा और उसके मुंह, आंखों, कानों और नाक से खून बहने लगा। रेक्विम। इंद्रधनुषी आभा फिर बदल गई और उसकी 10 उंगलियां फिर से कोमल हो गईं। उसकी 10 उंगलियां हवा में धीरे धीरे संगीत बजा रही थीं और हर पतली उंगली से कोमल उंगलियों की परछाइयों की एक डोरी उतर रही थी। उसने अपनी उंगलियां ऐसे हिलाईं जैसे 100 उंगलियां नाच रही हों। इस बार जो अजीब लय दिखाई दी वह अत्यंत अजीब थी। लोन मून उस धुन से प्रभावित हुआ और उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई को बैंगनी सुनहरे खंजर में बदल दिया, जिसने उसके गले पर भयंकर वार किया। बड़े भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। चारों छोटे भाई जल्दी से आगे बढ़े और लोन मून के हाथ पकड़ लिए ताकि वह आत्महत्या करने से बच सके। हालांकि लोन मून ने अपना रास्ता खुद चुनने का निश्चय कर लिया था और अगर उसे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ी तो भी वह आत्महत्या कर लेगा। ठीक इसी समय कैयुए ने ठंडी सांस ली और खेलना बंद कर दिया। तुम सब लोग कालकोठरी में घुस जाओ और गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करो, उसने कहा। हां, लड़कियां आईं और उन्होंने अर्जुन और अन्य लोगों के हाथ पैर बांध दिए। तभी लोन मून ऐसे जागा जैसे वह किसी स्वप्न से जागा हो और उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। अर्जुन और बाकी लोगों को लड़कियों ने बांध दिया और बाहर ले गए। जैसे ही अर्जुन कैक्सिया के पास से गुजरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अच्छी लड़की। हालांकि यह राग अदृश्य है। इसकी युआन क्यूई मूर्त है। जिस राग को आप युआन क्यूई का उपयोग करके सक्रिय करते हैं, उसे तोड़ने की कोई विधि नहीं है। रेसिडुअल क्लाउड का शरीर
थोड़ा कांप उठा। उसने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। हालांकि अर्जुन को पहले ही हॉल से बाहर ले जाया जा चुका था। अय्या, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। दिव्य पंख संप्रदाय की कालकोठरी में 9वीं राजकुमारी ने लात घूंसे बरसाए और हताश होकर संघर्ष किया। कुछ महिला शिष्यों को उसके पैर बांधने में काफी मेहनत करनी पड़ी। जियांगरू, तुम बदबूदार बेवकूफ हो, तुम बेकार हो, तुम बस नाटक को घूरते रहे। मेरे जाने का इंतजार करो, मैं तुम्हारा गला घोंटकर मार डालूंगा, तुम कूड़े के टुकड़े। अर्जुन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और उसकी उपेक्षा की। हालांकि इस कालकोठरी से अर्जुन को कुछ हद तक परिचित महसूस हुआ, लेकिन वह भूल गया कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। रात में देर से दूर से 9वीं राजकुमारी को अभी भी गालियां देते हुए सुना जा सकता था। युवा मिस, मुझे माफ करना। यह अधीनस्थ अयोग्य है और उसने आपको फंसाया है। पांचों रॉयल अकादमियों के शिष्यों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दूसरी ओर लोनमून बिना कुछ बोले निराश भाव से कालकोठरी में बैठा रहा। आज उसे जो झटका लगा था वह बहुत जोरदार था। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से लगभग 1 दर्जन मीटर की दूरी पर एक अलग कोठरी में थे। अर्जुन ने देखा कि वे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, और जब उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी है तो उसने शून्य पत्थर का इस्तेमाल किया। उसका शरीर काली बिजली से लिपटा हुआ था और वह धीरे से कालकोठरी को भेदता हुआ ऊपर चढ़ गया। बाहर रात बहुत सुंदर थी। दिव्य पंख संप्रदाय में कई महिला शिष्याएं लगन से साधना कर रही थीं और वे दूर से आती हुई धीमी आवाजें सुन सकती थीं। मैं दिव्य पंख संप्रदाय के बुजुर्गों को कहाँ पाऊं? अर्जुन ने अपना सिर नीचा करके सोचा। उसे बोलने में सक्षम एक बुजुर्ग को ढूंढना था। उन महिला शिष्यों के साथ बड़े मामलों पर चर्चा करना उसके लिए संभव नहीं था। इस समय अर्जुन ने अचानक अपने सामने पहाड़ी सड़क पर एक छाया को चमकते देखा। छाया चालाक थी और उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन सोचा, बाहरी लोग दिव्य पंख संप्रदाय में क्यों घुस आए? उसने उत्सुकतावश अपनी गति धीमी कर दी और अपने पीछे 20 मीटर तक छाया का पीछा करना जारी रखा। छाया धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ती हुई तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन उसके पीछे पीछे एक शानदार और सुंदर भवन परिसर के पास पहुंच गया। यहां पहाड़ पर 2 मंजिला लकड़ी के घर थे, जिनके आंगन पहाड़ के अंदर की ओर सजे हुए थे। वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वह स्थान संभवतः दिव्यपंख संप्रदाय की कनिष्ठ महिला शिष्यों का निवास स्थान है ना? अर्जुन को और भी अजीब लगा। वह आदमी पत्ते की तरह हल्का था। वह जमीन पर पैर रखता या हवा में उड़ता, हवा की जरा सी भी आवाज नहीं होती थी। यह व्यक्ति शानदार लकड़ी के घरों के बीच घूमता रहा और छिपकली की तरह लकड़ी के घर की खिड़कियों पर झुककर अंदर देखता रहा। अर्जुन अंधेरे में छिप गया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। आखिरकार वह आकृति एक लकड़ी के घर की खिड़की पर पहुंची। उसने अंदर देखा और तुरंत खुश हो गई। यह वही है। खिड़की से आती रोशनी के माध्यम से अर्जुन ने पाया कि वह आकृति वास्तव में यंग मास्टर किंगयुन थी। यद्यपि युवा मास्टर किंगयुन का चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था, अर्जुन को उसकी आंखों में अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट रूप से याद थी। युवा मास्टर किंगयुन की लोमड़ी जैसी आंखें थोड़ी ऊपर उठ गईं। जाहिर था वह उत्साहित था। उसने अपनी छाती से एक छोटा खोखला बांस निकाला और धीरे से उसे खिड़की की ओर उड़ा दिया। एक हल्की गुलाबी गैस खिड़की से रिसकर कमरे में प्रवेश कर गई। लगभग 15 मिनट बाद युवा मास्टर किंगयुन ने साहसपूर्वक लकड़ी की खिड़की खोली और अंदर जाने के लिए नीचे झुका। हाँ, अर्जुन और अधिक उत्सुक हो गया। क्या यह हो सकता है कि यह बदमाश अभी घर में जहरीली गैस फूंक रहा था? वह वास्तव में दिव्य पंख संप्रदाय में लापरवाही से कार्य करने का साहस करता है। क्या आपको परेशानी भड़काने का डर नहीं है? अर्जुन अपनी जिज्ञासा दबा नहीं सका, इसलिए वह चुपचाप उसके पास गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। खिड़की से देखने के बाद उसे जो परिणाम की उम्मीद थी
उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फक! अर्जुन अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। यह वास्तव में परी कैक्सिया का बौडॉयर था। जहां तक युवा मास्टर किंगयुन की बात है, उसने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए थे और बेहोश कैक्सिया परी के ऊपर लेट गया था, उसे ऊपर नीचे हिला रहा था। अर्जुन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि युवा मास्टर किंगयुन भी एक महिला थी। यह अर्जुन दंग रह गया। उसे लगा कि आज उसने जो कुछ देखा, उसने उसकी सामान्य बुद्धि को उलट दिया है। क्या वह औरत है? अगर वह औरत थी तो अब क्या कर रही थी? अध्याय 722। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हमेशा यही लगता था कि युवा गुरु किंगयुन एक स्त्री जितनी ही सुंदर है, तो वह सचमुच एक स्त्री ही थी। जब अर्जुन ने युवा मास्टर किंगयुन को कमरे में प्रवेश करते देखा, तो उसने एक पल के लिए सोचा कि वह शायद फूल चुनने वाला व्यक्ति होगा। हालांकि अपनी आंखों से देखे गए दृश्य ने अर्जुन को एक बार फिर उलझन में डाल दिया। कमरे में बिस्तर पर युवा मास्टर किंगयुन और परी कैक्सिया दोनों नग्न थे। वे दोनों एक दूसरे से दो सांपों की तरह लिपटे हुए थे, लगातार एक दूसरे को उलझा रहे थे। परी कैक्सिया को जाहिर तौर पर किसी तरह के वसंत विष ने जहर दे दिया था। वह अपनी सामान्य विवेकशीलता खो चुकी थी और अब वह बस अपने दिल के बादलों को उलट पुलट कर देना चाहती थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यदि वह अब कैक्सिया को बचाने के लिए दौड़ा, तो वह इसे कैसे समझा सकता था? वह कालकोठरी से कैसे बच निकला? इसके अलावा युवा मास्टर किंगयुन ने वास्तव में रूढ़िवादी अर्थों में कैक्सिया का उल्लंघन नहीं किया था। आखिर दो महिलाओं के साथ क्या हो सकता है? किसे परवाह है? अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ी, अनिर्णायक महसूस करते हुए। इसे भूल जाओ, चूंकि मैंने इसे देख लिया है, इसलिए मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। अर्जुन ने जबरदस्ती लकड़ी की खिड़की खोली और अंदर चला गया। कौन है भाई? ठीक इसी समय अर्जुन के पीछे से एक चुलबुली चीख आई। अर्जुन हैरान था, लेकिन इस समय तक वह पहले ही इस बात को समझ चुका था। कमरे के अंदर युवा मास्टर किंगयुन ने अचानक मुड़कर अर्जुन को देखा। उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था और वह तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ा। तुम्हारे कपड़े! अर्जुन ने जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं। युवा मास्टर किंगयुन चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह नंगा है, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े पकड़े। उसका शरीर सचमुच पानी की तरह जमीन में धंस गया और गायब हो गया। जैसे ही अर्जुन उसका पीछा करने वाला था, उसने महसूस किया कि एक कोमल शरीर उसे पीछे से गले लगा रहा है। परी कैक्सिया ने अर्जुन को कसकर गले लगाया, अर्जुन के चेहरे को चूमा और चाटा और अंतहीन रूप से सूंघा। खत्म! अर्जुन चौंक गई। उसके तुरंत बाद दरवाजा लात मारकर खोला गया और परी लुओक्सिया तलवार लेकर अंदर आ गई। अपने सामने यह दृश्य देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह गुस्से से बोली, कैसे गुलाम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्य पंख संप्रदाय में आकर उपद्रव मचाने की? जैसे ही उसने यह कहा, परी लुओक्सिया ने अपनी तलवार अर्जुन के गले की ओर बढ़ा दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अर्जुन बहुत चिंतित था और उसने जल्दी से गिरती हुई तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और तलवार फौरन परी लुओशिया के हाथ से उड़ गई। परी लुओक्सिया का चेहरा सदमे से भर गया। उसने अर्जुन के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। अर्जुन घबरा गया। अगर वह घायल होता तो क्या यह और भी अस्पष्ट नहीं होता? हालांकि इस समय परी कैक्सिया का हाथ अर्जुन के आलिंगन में गहराई तक चला गया और बेतरतीब ढंग से उसके चारों ओर घूमने लगा। तुम अब भी बहस करने की हिम्मत है? सनसेट क्लाउड गुस्से से रोने ही वाली थी। उसने अपनी तलवार उठाई और चीखी, मैं आज तुमसे लड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, वह युवा मास्टर किंगयुन था। आप नहीं जानते, वह वास्तव में एक महिला है। वह अर्जुन छोटे लकड़ी के घर में आगे पीछे घूमते हुए समझाता रहा, लेकिन इस समय अर्जुन को भी लगा कि उसके शब्द अविश्वसनीय थे।
सनसेट क्लाउड ने तलवार हाथ में लेकर अर्जुन का पीछा किया, जबकि कैक्सिया ने नग्न होकर उसका पीछा किया। मैं इसे साफ साफ नहीं समझा सकती। खैर, ये हम नहीं है, मुझे ढूंढने मत आना। अर्जुन ने लकड़ी की खिड़की को लात मारकर खोला और बाहर कूद गई। सूर्यास्त के बादल उसका पीछा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने पाया कि कैक्सिया पहले ही बाहर निकल चुकी थी। बड़ी बहन। सनसेट क्लाउड ने कैक्सिया को गले लगाया और उसे पीछे खींच लिया। उसने जल्दी से चादरें खींची और कैक्सिया के शरीर को घेर लिया। बड़ी बहन। सूर्यास्त मेघ की आंखें आंसुओं से भर आईं और बोली, उस शिष्य ने तुम्हें कलंकित किया था। आज भले ही मुझे यह जीवन न चाहिए हो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सूर्यास्त बादल ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और अपने सार से कैक्सिया को मेज पर गिरा दिया। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और उसका पीछा किया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि इस बार तो बात सचमुच खत्म हो गई। अगर उसके पास कोई वजह भी होती तो भी वह उसे साफ साफ नहीं बता पाता। कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाकर यंग मास्टर किंग्यून को पकड़ सकता हूं। जब तक मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे सब कुछ साफ साफ समझा सकता हूं। यह सही है। अर्जुन की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह तुरंत आकाश में कूद पड़ा और उसकी आंखों में बिजली चमक उठी, युवा मास्टर किंग्यून का पता ढूंढने। इस समय एक विशाल अर्धचंद्राकार प्रेत आकाश में अचानक प्रकट हुआ। अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने ऊपर देखा तो पता चला कि आसमान और सूरज पर रक्तिम चांद छाया हुआ था। रक्तिम चंद्रमा के नीचे अर्जुन को अपना पूरा शरीर शक्तिहीन सा महसूस हुआ। इस समय उसकी सारी युवान क्यू इस हद तक दब गई थी कि वह उसका एक कण भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। गुरुजी। परी लुओक्सिया ने आकाश की ओर देखा और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। इस शिष्य ने सीनियर सिस्टर कैक्सिया की मासूमियत का अपमान किया है। तुम मौत को दावत दे रही हो। आसमान में एक खूबसूरत आकृति प्रकट हुई। उस औरत की आवाज वाकई अर्जुन की रूह को चीर देने वाली थी। कितना शक्तिशाली विशेषज्ञ। अर्जुन ने पहले ही हार मान ली थी। उसे पता था कि आज उसकी मौत निश्चित है। आसमान से गिरती हुई महिला स्पष्ट रूप से सनसेट क्लाउड और कैक्सिया की मालकिन थी। जहां तक उस महिला के साधना क्षेत्र का सवाल है, अर्जुन अंदाजा भी नहीं लगा सकी। वह शायद कम से कम दिव्य मार्शल क्षेत्र में थी या अर्ध शिख क्षेत्र में भी। सूर्यास्त बादल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सिसकने लगा। वह महिला नीचे उतरी और अर्जुन के दिल पर पैर रख दिया। महिला के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, वाह, क्या हिम्मत है। हाउरान संप्रदाय के धर्मग्रंथ ने तुम्हारे जैसे उत्कृष्ट शिष्य को तैयार किया है। इससे लोग सचमुच तुम्हें नई नजर से देखते हैं। उस महिला की ताकत बहुत अधिक थी और वह एक ही नजर में अर्जुन की उत्पत्ति को समझने में सक्षम थी। तुम जूखयुए की शिष्य हो। आज मैं उसे दरवाजा साफ करने में मदद करूंगी। महिला ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और आकाश में रक्त चंद्र का प्रेत कांपने लगा। इस समय अर्जुन ने महिला की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा और पाया कि उसकी भौहों के बीच 3 बेर के फूल के तिल थे। 3 बेर के फूल के तिल एक चाप में व्यवस्थित थे और लाल थे। अर्जुन तुरंत चौंक गया और बोला, आप मार्शल अंकल तेंगकोंग की पत्नी हैं। एक क्षण तो महिला का चेहरा बर्फ की तरह जम गया और अगले ही क्षण उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। उसने अर्जुन को पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? सचमुच तुम ही हो। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, जूनियर अर्जुन को एक बार मार्शल अंकल टेंगकोंग से कुछ मार्गदर्शन मिला था। मार्शल अंकल टेंगकोंग ने मुझसे यह भी कहा था कि अगर मैं किसी औरत को उसकी भौहों के बीच 3 बेर के फूलों जैसे तिलों के साथ देखूं, तो वह वही होगी जिससे वह प्यार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, महिला चिल्लाई। अर्जुन असहाय था और केवल महान स्वतंत्रता ग्रंथ का ही प्रसार कर सकता था। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ छोड़ दिया। उसके आंसू बह निकले और आकाश में रक्तिम चांद गायब हो गया। उसे अब भी मेरी याद है,
उसका गला रुंध गया। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं भूलेगा। क्या वो ठीक है? अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, मार्शल अंकल तेंगकोंग ठीक है। वह नहीं चाहते कि आप उन्हें बचाने के लिए फेयुन मंदिर जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वेच्छा से दंडित किया गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। औरत ने दांत पीसते हुए कहा, टेंगकोंग और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसका दिल मुझे कैसे छोड़ सकता है? जरूर उन बदबूदार गंजे गधों ने उसे मुझसे मिलने आने से रोका होगा। मैं इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं एक दिन फेयुन मंदिर के सभी गंजे भिक्षुओं को मार सकूं। अर्जुन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, आवेगी मत बनो। मार्शल अंकल तेंगकोंग के पास अभी भी आपके लिए 3 और शब्द हैं। क्या? उसने क्या कहा? जल्दी बताओ। महिला ने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया और अधीरता से पूछा। जब अर्जुन को उसने पकड़ लिया तो उसके दिल में दर्द का एक विस्फोट महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मार्शल अंकल तेंगकोंग ने कहा, मुझे इस जीवन में उसे जानने का कोई अफसोस नहीं है। मैं कालकोठरी में अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। अगर तुम्हारी बारी आई तो हम फिर मिलेंगे। यह सुनकर महिला का शरीर अचानक नरम पड़ गया और उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अध्याय 623। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे, और उसने यह भी सोचा कि उसे इस समय उसे सांत्वना नहीं देनी चाहिए। स्नेह 2 लोगों के बीच का मामला था। स्त्री पुरुष के अलावा इस समय दूसरों की बातें बेमानी थीं। कुछ ही दूरी पर परी लुओक्सिया, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, पहले तो रो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। महिला का मूड तुरंत बदल गया। कुछ देर रोने के बाद उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली, अच्छा बच्चा, मेरे साथ आओ और मुझे आकाश की स्थिति के बारे में बताओ। सोरिंग स्काई और अर्जुन के बीच संबंध के अस्तित्व के कारण महिला और उसके बीच संबंध अचानक घनिष्ठ हो गए। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि यह औरत एक राक्षस थी। उसका कोई उपनाम नहीं था, बस उसका पहला नाम था। उसका नाम लैन युन था। पश्चिमी क्षेत्रों में फेयुन मंदिर से पीछा छुड़ाकर लैन युन उथल पुथल भरे अंदाज में लाल चंद्र महाद्वीप पहुंची। दिव्य पंख संप्रदाय के शासक ने उसकी सराहना की और उसे एक निजी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। इतने सालों बाद लैन युन की पहचान बहुत पहले ही बदल चुकी थी। अब वह दिव्य पंख संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की रूढ़िवादी उत्तराधिकारी थी। हालांकि वर्तमान संप्रदाय गुरु ने पदत्याग नहीं किया था, फिर भी दिव्य पंख संप्रदाय में लैन युन का दर्जा पंख के समान हल्का था, खासकर अब जबकि दिव्य पंख संप्रदाय का सम्राट स्वर्गीय दाओ के वृद्ध पुरुष की तरह परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया था। वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कम ही दिखाई देता था और संपूर्ण सम्राट पंख संप्रदाय पर मूलतः लैन युन का कब्जा हो गया था। इस समय सनसेट क्लाउड को परिकैक्सिया की देखभाल के लिए भेजा गया था और लैन युन के अध्ययन में वह अर्जुन के हाथों को गर्मजोशी से खींच रही थी। जब अर्जुन हवा में उड़ने के बारे में बात करती थी तो वह उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक पाती थी और कभी कभी उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। लैन युन ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे नापते हुए कहा, तुम बिल्कुल टेंगकोंग जैसे दिखते हो जब वह जवान था। चाहे वो दिव्य रंग हो, स्वभाव हो या उसके शरीर में छिपी गहरी जिद हो, सब बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने तुम्हें महान स्वतंत्रता का शास्त्र सिखाया। उनकी तरह तुम भी लगातार विचार रखने वाले व्यक्ति हो, लेकिन तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते। अर्जुन ने जल्दी से कहा। यह जूनियर भाग्यशाली था कि उसे मार्शल अंकल तेंगकोंग से मुलाकात हुई। मार्शल अंकल तेंगकोंग, इस जूनियर को सच्चा शास्त्र प्रदान करने के लिए धन्यवाद। यह जूनियर हर दिन इस तरह की दयालुता को भूलने की हिम्मत नहीं करता। जब अर्जुन बोल रहा था तो उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। लैन युन आकाश देख पाती, उससे पहले ही
उसने अपनी लालसा अर्जुन पर डाल दी। उसकी नजरें एक पल के लिए भी अर्जुन के चेहरे से नहीं हटीं और वह हमेशा अर्जुन के चेहरे पर आकाश का एक निशान ढूंढना चाहती थी। इस नजर से अर्जुन को बहुत उलझन महसूस हुई। फिर मैंने सुना है कि दिव्य पंख संप्रदाय किसी भी भिक्षु को लाल चंद्र महाद्वीप पर पैर रखने की अनुमति नहीं देता, अन्यथा उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। क्या इसका मार्शल अंकल तेंगकोंग से कोई संबंध है? उसने जोर देकर कहा। इस बिंदु पर लैन यू ने गुस्से का भाव प्रकट किया और कहा, यह सब उन बदबूदार गंजे गधों की गलती है। अगर वे हमें बाधित नहीं करते तो सोरिंग स्काई और मैं इस तरह कैसे समाप्त हो सकते थे? बताओ, क्या मैं अपने दिल में उन बदबूदार गंजे गधों से नफरत नहीं कर सकता? काश मैं उनकी खाल उधेड़ सकता, अर्जुन ने समझाया। कई वर्षों के बाद मार्शल अंकल तेंगकोंग ने पहले ही अपनी पिछली नाराजगी को दूर कर दिया है। उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में यह भी व्यक्त किया है कि उन्हें उम्मीद है कि आप भी उस नफरत को भूल सकते हैं। अभी मार्शल अंकल तेंगकोंग ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फेयुन मंदिर में रहने की पहल की है। अगर वह सचमुच बाहर आना चाहता है तो मुझे डर है कि फेयुन मंदिर में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। मैं समझ गया। लैन युन ने आह भरी। मैं इस नफरत को छोड़ने से इसलिए इनकार करता हूं क्योंकि मैं आसमान में उड़ने की अपनी लालसा को छोड़ना नहीं चाहता। अब जब मुझे पता चल गया है कि वह क्या सोच रहा है तो मुझे राहत मिली है। अब से मैं बौद्ध धर्म के साथ अपने रिश्ते को ठीक से संभालूंगा। मुझे लगता है कि एक दिन वे मुझे सोरिंग स्काई देखने की इजाजत देंगे। वरिष्ठ, अगर आप इस तरह सोच सकें तो बहुत अच्छा होगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ। इसी समय दरवाजे के बाहर किसी ने उससे मिलने की इच्छा जताई। यह वास्तव में सूर्यास्त बादल और कैक्सिया लेडी ही थे जो अंदर आए। इस समय कैक्सिया का मन पूरी तरह से साफ था। जब उसने पहली नजर में अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों में एक अटूट घृणा थी। अर्जुन ने मन ही मन शिकायत की। उसने सोचा कि यह गलतफहमी शायद आसानी से सुलझ नहीं पाएगी। कैक्सिया, इधर आओ। लैन यू ने हाथ हिलाया और बगल वाले कमरे में चली गई। जी हां, गुरुजी। कैक्सिया ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और लैन यून के पीछे अंदर चली गई। जब वह अर्जुन के पास से गुजरी तो उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें मरवाना चाहती हूं। ये 4 शब्द उसके मुंह से निकले। अर्जुन के लिए उसकी नफरत कितनी गहरी थी यह साफ दिखाई दे रहा था। जहां तक सनसेट क्लाउड की बात है, उसने भी गुस्से से भरे चेहरे के साथ अर्जुन को घूरा। थोड़ी देर बाद गुरु और शिष्य बगल वाले कमरे से बाहर चले गए। कैक्सिया के चेहरे पर स्पष्ट रूप से काफी सुकून था। लैन यू मुस्कुराई और बोली, मैंने पहले ही जांच कर ली है। कैक्सिया ने अपना शरीर नहीं खोया है। सच में? बहुत बढ़िया, बड़ी बहन। सनसेट क्लाउड बहुत खुश हुआ और दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे बातें करने लगीं। अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वरिष्ठ, सच्चाई यह है कि लैन यू ने हाथ हिलाया और मुस्कुराई। मैं समझती हूं, युवा लोग अनिवार्य रूप से क्रोधित होते हैं, विशेष रूप से आप जैसे मजबूत मार्शल कलाकार। आपकी हृदय की आग आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। सौभाग्य से आप अपनी सीमाएं जानते हैं और आपने कोई बड़ी परेशानी पैदा नहीं की। सीनियर, नहीं। अर्जुन ने जल्दी से अपना बचाव करने की कोशिश की। लैन युन मुस्कुराई और हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी हो जाए तो क्या? पुरुष प्रेम तो एक स्वाभाविक नियम है, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? इसके अलावा मैंने पहले ही तय कर लिया है कि आप प्रकृति के विशाल संप्रदाय से हैं और आप जू कैयुए के शिष्य हैं और कैक्सिया मेरी प्रत्यक्ष शिष्या है। शर्तों के लिहाज से तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त माने जा सकते हो। आज मैं कैक्सिया की सगाई तुम्हारे साथ कर दूंगा। वरिष्ठ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन और कैक्सिया एक साथ चिल्लाईं।
दोनों को उम्मीद नहीं थी कि उनके शब्द बिल्कुल एक जैसे होंगे। दोनों ने अनजाने में एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। लैन युन ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा और कहा, क्यों नहीं? अर्जुन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, आपको अपने जीवन में इतनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अर्जुन के पास अभी भी उसके स्वामी और माता पिता हैं। आप इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं? लैन युन ने कहा, मैं जितना कहूं कर सकती हूं। अर्जुन, मैं तुमसे बस यही पूछना चाहती हूं। तुमने सोरिंग स्काई से महान स्वतंत्रता शास्त्र सीखा है। क्या तुम्हें उसका आधा शिष्य माना जाता है? अर्जुन तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने एक घुटने पर बैठकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चूंकि मैं एक गुरु हूं, इसलिए यह जूनियर स्वाभाविक रूप से मार्शल अंकल टेंकुंग का आधा शिष्य है। ठीक है, लैन युन ने प्रशंसात्मक भाव से कहा। चूंकि ऐसी बात है, तो क्या मुझे आपके स्वामी की आधी पत्नी नहीं बनना चाहिए? यह आप स्वाभाविक रूप से मेरे स्वामी की मां हैं। अर्जुन ने असहाय होकर उत्तर दिया। मास्टर शब्द सुनते ही लैन युन का दिल पिघल गया। उसने प्यार से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छी बच्ची, मास्टर तुम्हें जितना ज्यादा देखते हैं उतना ही उन्हें अच्छा लगता है। तुम तो मानो हवा में उड़ते हुए छोटे से बच्चे हो। मैं दिल से तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैंने आज कैक्सिया को तुम्हें सौंप दिया, लेकिन मुझे दिल में थोड़ा पछतावा हो रहा है। अर्जुन को आकाश में आधी शिष्या माना जाता था और लैन युन को तेंग कुंग से गहरा लगाव था। जिस तरह लैन युन बार बार अर्जुन को देखती थी, वह उसके अपने शिष्य से भी ज्यादा स्नेहपूर्ण था। वह अर्जुन को लगभग अपना आधा बेटा मानता था। अध्याय 624। गुरुजी, यह शिष्य मना कर रहा है। कैक्सिया ने जल्दी से कहा। तुम क्या नहीं करना चाहती? लैन युन अपनी सामान्य अवस्था से बदल गई। उसने कैक्सिया को तीखी नजरों से देखा और चिल्लाई, क्या तुम मालिक के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कर रही हो? कैक्सिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह इतनी भयभीत थी कि वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। औरतें सचमुच औरतों के प्रति निर्दयी होती हैं। अर्जुन ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लगता है कि उसकी छोटी मां आमतौर पर अपने शिष्यों के साथ कठोरता से पेश आती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अर्जुन ने जल्दी से अपना मन बनाया और कहा, मां, अरे अच्छा लड़का। लैन यू तुरंत बसंत की हवा की तरह मुस्कुराई और अर्जुन का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। चाहे उसने उसे कितनी भी जोर से छुआ हो, वह उसे पर्याप्त रूप से छू नहीं पाई। अर्जुन ने कहा, चूंकि इस जूनियर के पास अभी भी एक धर्मी गुरु है, तो इस जूनियर को लगता है कि चाहे आप इसे कैसे भी रखें, इस मामले को मास्टर द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। एक मार्शल कलाकार के रूप में आपको गहन आकाश संप्रदाय की साजिश को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इस जूनियर ने आपके बेटों और बेटियों के बीच के संबंध में खुद को डुबोने की हिम्मत कैसे की? लैन युन ने आह भरी। आह, तुम्हारा स्वर तो आसमान में उड़ने जैसा है। तुम हमेशा अपनी धार्मिकता को पहले रखना चाहते हो। लेकिन अगर ऐसा न होता तो मुझे तेंग कोंग से प्यार न होता और मैं तुम्हें इतना पसंद न करती। ठीक है, संप्रदाय बहिष्कार टूर्नामेंट के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से हाउरन संप्रदाय में जू कैयुए से मिलूंगा और उसके साथ इस विवाह के बारे में बात करूंगा। ठीक है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, मास्टर तो उसके पूरे आज्ञाकारी हैं। अगर वह नहीं माने तो मास्टर की मां भी मास्टर की गर्दन पर चाकू रख दे तो भी मास्टर नहीं मानेंगे। मालिक, मां, यह इतना अजीब क्यों है? खासकर जब मालिक और मां दोनों औरतें हैं। वे सभी महिलाएं थीं। युवा मास्टर किंगयुन। मां, वह युवा मास्टर किंगयुन एक महिला है। उसने ही कल रात परी कैक्सिया को भ्रमित करने के लिए धूप बत्ती का इस्तेमाल किया था। अर्जुन ने जल्दी से कहा, बकवास है, खून मत उगल। सनसेट क्लाउड ने गुस्से से कहा, चोर, क्या तूने खुद ही बदबू चुराई? उल्टा, तूने किसी और को दोषी ठहरा दिया। पापा,
लैन युन ने सनसेट क्लाउड के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। लैन युन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपने छोटे भाई अर्जुन से क्यों बात कर रहे हो? मास्टर, मैं। सूर्यास्त बादल ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। कोई? लेन यू ने हाथ हिलाया और कहा, जाओ और यंग मास्टर किंगयुन को पकड़ो और उससे सावधानी से पूछताछ करो। अगर अर्जुन ने कहा कि उसने ऐसा किया है तो उसने ही किया होगा। कैक्सिया और सनसेट क्लाउड ने एक दूसरे को देखा। दोनों के दिलों में दुहक था और अर्जुन से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि ये अर्जुन कहां से बेहतर हो रहा है। आते ही इसने मास्टर का एहसान छीन लिया। वरिष्ठ बहन, ऐसा मत करो। नीचे सूर्यास्त बादल कैक्सिया को खींच रहा था और कुछ फुसफुसा रहा था। तुम क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, लैन युन चिल्लाया। कैक्सिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, चाहे आप खुश हों या नहीं, मैं निश्चित रूप से इस अर्जुन से शादी नहीं करूंगी। उसके पूरे शरीर को देखो, उसमें जरा सी भी क्षमता नहीं है। वह पहले से ही 18 साल का है, लेकिन वह अभी ओरिजिन रिटर्न के तीसरे स्तर पर ही है। भले ही आप मुझे मार डालें, मैं ऐसे कूड़े का पीछा नहीं करूंगा। हाँ हाँ, बड़ी बहन कमाल की है। मुझे अपनी हीनता पर शर्म आ रही है। अर्जुन ने जल्दी से कहा, मां, क्या मेरा शरीर सोने जैसा है? तो तुम अर्जुन को नीची नजर से देखते हो? लैन यू ने अर्जुन की बात भी नहीं सुनी और कैक्सिया से कहा, चूंकि तुम्हें लगता है कि तुम अर्जुन से ज्यादा ताकतवर हो, तो चलो यहीं पर मुकाबला करते हैं। अर्जुन ने जल्दी से कहा, मां, मैं वास्तव में आपको स्वर्ण शरीर अमर तकनीक देने के लिए यहां हूं। मैं आपके दिव्य पंख संप्रदाय से बात करना चाहता हूं। लैन युन ने प्यार से अर्जुन के बालों को सहलाया। अच्छे बच्चे, अगर तुम मास्टर मां को अपनी नजरों में रखना चाहते हो, तो आज कैक्सिया को अच्छी तरह से सिखाओ और उसे बताओ कि स्वर्ग से परे स्वर्ग होने का क्या मतलब है। धरती पर लोग हैं। ऐसा न हो कि वह बहुत घमंडी हो जाए और बाहर जाने पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़े। मार्शल नियांग के शब्द बहुत भारी हैं। यह जूनियर जरूर सीनियर सिस्टर कैक्सिया से गंभीरता से लड़ेगा। अर्जुन घबरा गई और जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, जब तक तुम मेरे हाथों में 20 चालें पकड़ सको, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, कैक्सिया ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, वरिष्ठ बहन, कृपया अपने शब्द वापस ले। मैं मूल वापसी के तीसरे स्तर पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय मूल के दूसरे स्तर पर हूं। आपका निर्णय गलत है, इसलिए कृपया अपने शब्द वापस लें। और हां, प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता ही है। चलो शादी की बात ही ना करें। बहुत ईमानदार, लैन युन ने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल उसने पहली नजर में ही अर्जुन के दायरे को भांप लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इस मोड़ पर व्यक्तिगत रूप से यह बात स्वीकार करने को तैयार हो जाएगा। कैक्सिया ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तो क्या हुआ अगर आप स्वर्गीय युवान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं? भले ही आप स्वर्गीय युवान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हों, आप निश्चित रूप से मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। चलो। जैसे ही वह बोली, कैक्सिया ने अपने हाथ हिलाए और कहा, स्वर्गीय मिस्टी किन। हालांकि जब उसने अपनी उंगलियों को फड़कते हुए देखा, तो गुलाबी चमकदार युआन क्यूई की एक गेंद उसकी उंगलियों पर संघनित हो गई और वह हवा में खेलने लगी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसकी पुतलियों में बिजली की एक किरण चमक उठी हो। स्वर्गीय धुंध किन संगीत तकनीकों का एक पूरा सेट था, जिसे मार्शल कौशल पर लागू किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, कैक्सिया के युद्ध आत्मा गीत और रिक्विम को स्वर्गीय धुंध किन के साथ जारी किया जा सकता है। अर्जुन को यह बात पहले ही समझ आ गई थी। इस समय कैक्सिया ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और जल्दी से हवा में 3 धूनें बजाईं। तीनों धूनें हवा में फैल गईं और सटीक रूप से अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन इस युद्ध कौशल की विशिष्टताओं का अनुभव करना चाहता था, इसलिए उसने इसे टाला नहीं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सभी मांसपेशियां और हड्डियां लय के साथ प्रतिध्वनित हो रही थीं। इस प्रतिध्वनि के कारण
अर्जुन की मांसपेशियां शिथिल हो गईं। जब कैक्सिया ने देखा कि वह सफल हो गई है, तो उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। उसने अपना दाहिना हाथ 3 बार और हिलाया। अर्जुन पर 3 और शक्तिशाली धुनें गूंजी। इन तीनों धुनों की लय पिछली 3 की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और सीधे अर्जुन की मध्याह्न रेखाओं को प्रभावित कर रही थी। अर्जुन केवल अपने शरीर में मेरिडियन को कांपते हुए महसूस कर सकता था, जैसे कि किसी सिथर के तारों को सहलाया जा रहा हो, और यहां तक कि उसके मेरिडियन के माध्यम से बहने वाली युआन क्यूई भी दूर फेंक दी गई थी। क्या उत्तम विधेय है! अर्जुन बहुत उत्साहित हुआ और बोला, मां, क्या आपने व्यक्तिगत रूप से इस स्वर्गीय धुंध किनका निर्माण किया है? अच्छी नजर। लैन यून खुशी से हंसा। इसका दृष्टि से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अर्जुन को अपने पिछले जन्म में दिव्य पंख संप्रदाय की पूरी समझ नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि दिव्य पंख संप्रदाय में ऐसी कोई लयबद्ध तकनीक नहीं थी। जाहिर है यह लैन युन ने पिछले 10 सालों में बनाई थी। चलो सीनियर सिस्टर, इसे सबक सिखाओ। सनसेट क्लाउड ने उत्साह से ताली बजाई। कैक्सिया का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपने हाथ क्षैतिज रूप से फैलाए और उसकी 10 उंगलियां तेजी से हवा में थिरकने लगीं, मानो वह कोई तेज और ऊंचा युद्ध गीत बजा रही हो। लय अचानक बहुत तेज हो गई और धुन इतनी तीव्र हो गई कि लोगों को शर्मिंदगी और डर का एहसास होने लगा। अर्जुन को लगा कि उसका मन और दिमाग गड़बड़ा गया है। उसने चुपचाप सिर हिलाया और सोचा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। नव पवित्रता ब्रह्मांड कौशल। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से आध्यात्मिक समुद्र को दबा दिया और तुरंत अपने ऊपर राग के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी स्थिति को समायोजित किया। फिर अर्जुन ने एक विशाल कृपाण निकाली और उसे हवा में फेंक दिया। जिंग! ब्लेड गड़गड़ाया और विशाल ब्लेड की कांपती हुई आवाज से कैक्सिया, जो तेजी से खेल रही थी, अचानक कुछ कदम पीछे हट गई। तुम! कैक्सिया का चेहरा अविश्वास से भर गया। तुमने सचमुच पलटवार करने के लिए संगीत का इस्तेमाल किया? अध्याय 625। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ बहन, यद्यपि आपका लयबद्ध मार्शल कौशल चतुर है, यह पूरी तरह से अटूट नहीं है। पागलों की तरह बोलो। कैक्सिया ने फिर से अपने हाथ हिलाए और हवा में खेलना जारी रखा। अर्जुन ने सुनने के लिए अपने कान लगाए। धुन की लय सुनते हुए वह बिना रुके विशाल कृपाण घुमाता रहा। हर बार जब वह विशाल कृपाण घुमाता तो एक सरल और भारी आवाज सुनाई देती। इस प्रकार की आवाज सटीक थी और संयोगवश इंद्रधनुषी बादलों की धुन में अंतर्निहित थी, जिसके कारण इंद्रधनुषी बादलों की धुन गड़बड़ा गई और स्वर लय पूरा नहीं हो सका। अर्जुन का अपनी कृपाण घुमाना सिर्फ ध्वनि पर आधारित नहीं था, बल्कि उसमें युआन क्यूई डालने पर आधारित था। ध्वनि की शक्ति मूर्त रूप ले लेती थी और ध्वनि सीधे चट्टानों को चकनाचूर कर सकती थी। जब अर्जुन ने कैक्सिया को छेड़ा तो उसके खेलने की लय और भी गड़बड़ा गई। 2 सांसों में ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ कदम पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले ही कोई प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी हो। ठीक है, हे, ऐसा लगता है कि अर्जुन ने इसे हल करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। लैन यू ने खुशी से कहा। मास्टर! सूर्यास्त बादल बहुत असंतुष्ट था, लेकिन मास्टर बाहरी लोगों के लिए खुश क्यों थे? युद्ध आत्मा गीत। कैक्सिया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने हाथ रखे और फिर से भयानक धुन बजाई। पूरे क्षेत्र में एक उत्साहित और उदार युद्ध भावना गीत गूंज उठा। अर्जुन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अराजक युद्ध क्षेत्र में था, जो लौह रक्त वाले नरसंहार के दुखद दृश्यों से भरा था। उसने तुरंत अपने मन को स्थिर करने के लिए 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल का प्रयोग किया। फिर उसने ध्यान से धुन सुनी और विशाल कृपाण को और भी तेजी से घुमाया। दोनों आवाजें आपस में मिल गईं और तुरंत ही अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने अपनी कृपाण बिल्कुल लय में नहीं, बल्कि पूरी लय में घुमाई। इसलिए अगर उसकी लय गड़बड़ा भी जाती
तो कोई समस्या नहीं होती। हालांकि कैक्सिया अलग थी। वह एक संपूर्ण और संक्षिप्त राग बजाती थी। अगर राग गड़बड़ हो जाए तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती थी। कैक्सिया ने अचानक मुंह में खून थूक दिया और अपनी छाती को ढककर कुछ कदम पीछे हट गई। यह कैसे हो सकता है? सनसेट क्लाउड दंग रह गया। उसकी बड़ी बहन दूसरे नंबर की 18 स्टार विशेषज्ञ थी। वह इस बदचलन अर्जुन से कैसे हार सकता है? कैक्सिया भी चौंक गई और उसने फिर से अर्जुन की तरफ देखा। उसे मानना पड़ा कि उसने अर्जुन की ताकत को बहुत कम आंका था। यह अर्जुन किंवदंतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अच्छा बेटा, यह चाल आजमा कर देखो। इससे पहले कि कैक्सिया हार मान ले, उसने अपने हाथों से जिथर को दबाया और युआन क्यूई का एक जिथर उसकी हथेलियों के नीचे संघनित हो गया। हालांकि कैक्सिया ने जिथर के तारों को बजाने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। उसने जिथर पर 7 उंगलियां चलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। 7 प्रकार के युआन क्यू एक विशाल युआन क्यू कृपाण में परिवर्तित हो गए और अर्जुन की ओर उड़ गए। फूल तोड़ने वाली उंगली! अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ हटा लिया और सीधे युआन क्यूई कृपाण को खींच लिया। कैक्सिया और तेज बजाता गया। कृपाण, भाले, तलवारें और दरांती सब तारों से निकलकर अर्जुन की ओर झपटे। मोके ने इशारा किया। अर्जुन ने अपनी तर्जनी उंगली को बार बार हिलाया और आग के निशान तेज गति से निकले, जिससे सभी युआन क्यूई हथियार चकनाचूर हो गए। कैक्सिया की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी 10 उंगलियां सीधे अर्जुन पर फेंक दीं। 10 उंगलियां तारों को छूती हुई तुरंत तलवारें, भाले, तलवारें, फरसे, लाठियां, हथौड़े, कुल्हाड़ियां और युआन क्यूई से 8 अलग अलग हथियार निकल पड़े। कैक्सिया खुद युआन क्यू जिथर के ऊपर से कूद गई। वह 8 हथियारों के बीच में थी, जबकि 8 हथियार हवा में तैर रहे थे, धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रहे थे। कैक्सिया ने अपना हाथ बढ़ाया और युआन क्यूई की एक तेज तलवार निकाली और अर्जुन के दिल की ओर भयंकर वार किया। अर्जुन ने अपनी बाईं उंगलियों से कैक्सिया की कलाई पकड़ ली और आसानी से उसकी सार तलवार छीन ली। कैक्सिया ने अपना हाथ बढ़ाया और युआन क्यूई कृपाण निकाली और अर्जुन के कंधे की ओर वार किया। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी फूलदार उंगलियों से कैक्सिया की कलाई खींची। फिर उसने युआन क्यूई कृपाण को हुक से खींच लिया। कैक्सिया और भी हैरान हो गई। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन के सामने उसकी युद्ध कुशलता बेकार थी। वह जल्दी से अन्य हथियार उठाना चाहती थी। अर्जुन ने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और वेतुओं की हथेली को ब्लेड के शरीर पर पटक दिया। हथेली के बल ने कृपाण पर प्रहार किया और कृपाण के कंपन से वह फैल गया। युआन क्यूई की आघात तरंगों का एक घेरा तुरंत चारों दिशाओं में फैल गया। 6 आदिम क्यूई हथियार जो अभी भी आकाश में तैर रहे थे, उसी समय तुरंत नष्ट हो गए। क्या शक्तिशाली हथेली है! लैन यूं की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, फयुन मंदिर में उसी उम्र का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी इतना शक्तिशाली वेतुओं पाम नहीं छोड़ सकता। तुम! कैक्सिया ने अर्जुन की ओर आश्चर्य से इशारा किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बच्चा, तुमने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई। सूर्यास्त बादल गुस्से से चिल्लाया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, यह नीच व्यक्ति वास्तव में मेरी ताकत को छिपा रहा है, लेकिन यह उस तरह का छिपाव नहीं है जैसा आपने कहा था, बल्कि मैं इसे हमेशा से छिपाता रहा हूं। बकवास! ज्यादा घमंड मत करो। सनसेट क्लाउड गुस्से से भर गया। असल में उसका मतलब था कि अर्जुन अपनी ताकत हमेशा से छुपा रही थी। जब कैक्सिया लड़ रही थी तो वह अचानक से चौंक गई। दूसरी ओर अर्जुन का इरादा बिल्कुल उल्टा था। वह कह रहा था कि वह अब सिर्फ अपनी ताकत छिपा रहा है, यानी उसमें असली कुंग-फू बचा ही नहीं है। वास्तव में मैं सीनियर सिस्टर कैक्सिया को सिर्फ एक चाल से हरा सकती हूं। अर्जुन मुस्कुराई। बकवास! कैक्सिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बेटे, जीत गए तो जीत गए, मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हो? बस कुछ बोलो और जीत जाओगे।
अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और कृपया इशारा किया। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम मुझे एक ही चाल में कैसे हरा देते हो। कैक्सिया जिथर के पीछे कूद गई और उसे बार बार बजाने लगी। इस गीत में युद्ध भावना गीत को उधार लिया गया था और इसमें जिथर पर सवार कई लौह रक्त वाले युद्ध अश्व जनरलों को गुकिन झोंग से अलग हटकर अर्जुन की ओर दौड़ते हुए दिखाया गया था। कुछ लौह रक्त वाले सेनापति हाथों में भाले लिए युद्ध के घोड़ों पर सवार थे, कुछ हाथों में कृपाण लिए पैदल दौड़ रहे थे और कुछ अपने धनुष की डोरी खोलकर तीर चला रहे थे। एक क्षण में हजारों सैनिक अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। सच्ची ड्रैगन शक्ति। अर्जुन की भुजाएं कांप उठीं और उसने तुरंत अपनी शारीरिक शक्ति का 10 गुना उपयोग किया। हजारों सैनिकों और घोड़ों ने अर्जुन पर उन्मत्ततापूर्वक हमला किया और लगातार अर्जुन के शरीर पर अपने हथियार बरसाए। लेकिन जब कृपाण ने अर्जुन पर वार किया तो कृपाण टूट गया। तलवार ने अर्जुन को छेद दिया, तलवार टूट गई। भाला ने अर्जुन को छेद दिया और भाला टूट गया। यहां तक कि वह जनरल जो युद्ध के घोड़े पर सवार होकर अर्जुन पर हमला कर रहा था, अपनी ही शक्ति से पीछे की ओर उछल गया तथा जब वह हवा में पीछे की ओर उड़ गया तो वह भी चकनाचूर हो गया। अर्जुन ने एक कदम भी नहीं हिलाया। वह कैक्सिया की ओर बढ़ा और एक ही हथेली से उसके जिथर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वरिष्ठ बहन, आप हार गईं। अर्जुन ने अपनी बाहें पार करके कहा। पूरा अखाड़ा एकदम शांत हो गया। कैक्सिया और सनसेट क्लाउड स्तब्ध रह गए। यहां तक कि दरवाजे के बाहर से चुपके से देख रही शिष्याएं भी अवाक रह गईं। तुम कैक्सिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ऐसी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती थी? उसने तो जवाबी हमला भी नहीं किया, और अगर वह अपनी मर्जी से हमला भी करता तो भी उसके सारे हमले उसके विरोधी की सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं पाते। आप किस तरह की विधि का उपयोग कर रहे हैं? कैक्सिया ने आखिरकार पूछने का साहस किया। क्या तुम सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। अर्जुन मुस्कुराया। अध्याय 626। क्या तुम सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस क्षण अर्जुन का स्वरूप अचानक सभी महिला शिष्यों की नजरों में अतुलनीय रूप से राजसी हो गया। ये कैसा आदमी था? दुनिया अक्सर कहती थी कि इसका दिल समंदर जैसा है, तो शायद ये भी वैसा ही था। इतना दुर्जय युद्ध कौशल, फिर भी उन्होंने वास्तव में इसका प्रचार किया और सिखाया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह मार्शल आर्ट तुम्हारा तुरुप का इक्का नहीं है? तुम सच में मुझे सिखाने को तैयार हो? कैक्सिया शर्मा गई। मैं अकेली नहीं हूं जो तुम्हें सिखा सकती हूं। जो कोई भी सीखना चाहता है आकर सीख सकता है। अर्जुन मुस्कुराई। वाह! दरवाजे के बाहर झांक रही महिला शिष्याएं तुरंत उत्साह में चिल्ला उठीं। लैन युन की आंखें खाली हो गईं। एक पल के लिए अर्जुन का आकार उसके दिल की हवा में घुल मिल गया। एक जमाने में उड़ता हुआ आकाश भी कितना उदार था। उसे दरवाजे की नफरत की जरा भी परवाह नहीं थी। वह उस भाग्यशाली व्यक्ति को अपना खास हुनर सिखाने को तैयार रहता था। दरअसल अर्जुन ने इसे एक संयोगवश बेच दिया था। वह असल में अपना सुनहरा शरीर देने आया था, लेकिन उसने इस मौके का फायदा सिर्फ एक उपकार के तौर पर उठाया। जैसे ही उसने कहा, अर्जुन ने एक अटूट स्वर्ण शरीर उदाहरण कालकोठरी निकाली और सम्मानपूर्वक दोनों हाथों से उसे सौंपते हुए कहा, मां, यह एक अटूट स्वर्ण शरीर है। मैंने अभी जो उपयोग किया है वह इस मार्शल कौशल से आया है। यह ऐसी चीज है जो मुझे शैतान सागर से संयोगवश प्राप्त हुई। लैन युन ने संतोष में अपना सिर हिलाया। अच्छा बच्चा, जल्दी आओ और मास्टर नियांग को दिखाओ कि क्या तुम घायल हो। लैन यून को किताब लेने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अर्जुन को पकड़ लिया और प्यार से अर्जुन के बालों को सहलाया। मां, मैं ठीक हूं। अर्जुन ने एक बड़ी और शानदार मुस्कान प्रकट की। अर्जुन के बाएं और दाएं मुंह ने लैन युन का दिल पिघला दिया। कैक्सिया और सनसेट क्लाउड ने लैन युन और अर्जुन को अजीब निगाहों से देखा। बड़ी बहन, देखो मास्टर उस पर कितना लाड़ प्यार करते हैं। अगर आस पास कोई न हो तो शायद मास्टर उसे खाना खिला दे। लुओ जया फुसफुसाया।
पापा, कैक्सिया ने सनसेट क्लाउड का हाथ झटक दिया और फुसफुसाते हुए बोली, तुम मौत को दावत दे रही हो। ऐसी बकवास कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लानत की लड़की हो, तुम अब और मरना नहीं चाहती। लैन यून दोनों महिलाओं के बीच की बातचीत साफ सुन सकती थी, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह बहुत खुश थी। कभी कभी लैन यून सचमुच विचलित हो जाती थी। उसे हमेशा लगता था कि अर्जुन आकाश में जन्मे किसी बच्चे जैसा है। एक तरह की मातृत्व की लालसा जो बरसों से खाली पड़ी थी, अर्जुन को सौंप दी गई थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने जल्दी से अपने इरादे प्रकट कर दिए। लैन यून कान से कान तक मुस्कुराती है। आप जो कहते हैं वही आप चाहते हैं। मेरे दिव्य पंख संप्रदाय ने हावरन संप्रदाय के साथ गठबंधन किया है। अब से हर कोई एक परिवार है। सचमुच? अर्जुन बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से एक घुटने पर बैठ गया और बोला, शुक्रिया गुरुजी। अर्जुन ने पूछा, वरिष्ठ माता, फिर लालचंद्र महाद्वीप के भिक्षु? लैन यून मुस्कुराया और कहा, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्जुन ने बार बार सिर हिलाया। फेयुन मंदिर के साथ उसके अच्छे संबंध थे। अगर दिव्य पंख संप्रदाय भिक्षुओं को मारता रहा तो उसके लिए बीच में रहना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन ने आगे कहा, जो दोस्त मेरे साथ आए थे उन्हें अभी तक मेरी पहचान नहीं पता है। मुझे उम्मीद है कि मदर शिफू इसे गुप्त रखने में मेरी मदद करेंगी और उन्हें जाने देंगी। यह कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। लैन यू ने जवाब दिया, मानो जब तक यह अर्जुन का सुझाव है वह इसके बारे में सोचेगी भी नहीं और सीधे सहमत हो जाएगी। इस दुनिया में हमेशा से यही होता आया है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता कभी भी गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते जितना गहरा नहीं रहा। जाहिर है जू कैयुए एक अपवाद था। दिव्य पंख संप्रदाय स्वागत हॉल। आहा! राजकुमारी शराब की मेज के पीछे बैठ गई और खुशी से शराब का जग उठा लिया। उसने शेखी बघारी। उन्होंने जरूर खुद पर विचार किया होगा। उन्हें लगा कि इस युवती की मार्शल आर्ट में अद्भुत प्रतिभा है, इसलिए उन्होंने इस युवती को छोड़ दिया। मिस सही कह रही हैं। सभी ने उनकी तारीफ की। इसलिए अगर तुम में क्षमता है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राजकुमारी ने अर्जुन की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से तुम मुझसे मार्शल आर्ट सीख सकते हो। सारा दिन बेकार मत बैठे रहना, समझे? हाँ, अर्जुन मुस्कुराया। दूसरी तरफ दिव्य पंख संप्रदाय की कई महिला शिष्याएं थीं। वे महिला शिष्याएं इतना हंसती थीं कि उनकी शाखाएं कांप उठती थीं। वे अस्पष्ट आंखों से अर्जुन के शरीर पर वार करती रहती थीं। उस नजर में प्रशंसा और कौतुक के साथ साथ एक स्त्री की वसंत के लिए तड़प की झलक भी थी। जब कैक्सिया ने यह दृश्य देखा तो उसने गुस्से से मेज पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अच्छा खाना खाओ। महिला शिष्याएं इतनी भयभीत हो गईं कि उन्होंने जल्दी से अपनी जीभ बाहर निकाल ली। कैक्सिया ने अर्जुन को उलझन भरे भाव से देखा। उसने मन ही मन सोचा, उसने वादा किया था कि अगर वह हार गई तो उससे शादी कर लेगी, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? जरा सोचिए, यह अर्जुन बुरा नहीं है। हालांकि वह यंग मास्टर किंगयुन जितना सुंदर नहीं दिखता, फिर भी उसे गरिमामय माना जा सकता है। इसके अलावा उनकी मार्शल आर्ट की ताकत अथाह थी और उनके बारे में कई अविश्वसनीय किंवदंतियां थीं। अरे, मैं क्या सोच रहा हूं? कैक्सिया का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि उसके बाद वह हमेशा जानबूझकर या अनजाने में अर्जुन से बात करना चाहती थी। ज्यादातर बहुत अमित्र होने का नाटक करती थी, लेकिन वास्तव में यह अर्जुन के लहजे का परीक्षण करने के लिए था। तो फिर सगाई का क्या करे? उसका कोई रवैया क्यों नहीं है? अर्जुन का लक्ष्य पूरा हो चुका था। खाना खत्म करने के बाद जाने से पहले उसने अपने मालिक से कुछ देर बातें की। लैन यू ने उसे लंबे समय तक यहां रखा। उसे लगा कि वह अर्जुन को और नहीं रख सकती, इसलिए वह उसे जाने दे सकती थी। अच्छे बच्चे, मास्टर नियांग से मिलने के लिए बार बार आना याद रखना।
मास्टर नियांग को उस बूढ़े आदमी की तरह अपनी याद न आने देना जो दिन भर आसमान में उड़ने से चूक गया। अर्जुन ने पलटकर लैन युन की तरफ देखा। उसकी नाक में दम आ गया और उसने कहा, मां का ख्याल रखना। अर्जुन की धीरे धीरे फीकी पड़ती आकृति को देखकर कैक्सिया मानो बिजली गिर गई हो। वह स्तब्ध सी खड़ी रही और बहुत देर तक हिली नहीं। वह ऐसे ही चला गया? वह मुझे एक शब्द भी कहे बिना चला गया? कैक्सिया ने जीवन में पहली बार अपने दिल में एक आदमी को पहचाना था, लेकिन इस आदमी ने बेरहमी से उसके दिल को चोट पहुंचाई थी। जांग नान, कैक्सिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? आओ आओ, जाओ, मेरा इंतजार करो। लैन युन ने कहा, कैक्सिया, कल अपने लोगों और उपहारों को लेकर आओ और हमारे दिव्य पंख संप्रदाय की ओर से हाओरान संप्रदाय से संपर्क करने के लिए हाओरान संप्रदाय में जाओ। पहले आप लोग चले जाइए। उनसे कहिए कि मैं 1 महीने में स्वयं हाओरान संप्रदाय का दौरा करूंगा। परी लुओक्सिया ने सोचा, गुरु, क्या हम सचमुच हाओरन संप्रदाय के साथ मिल जाएंगे? क्या ऐसा करने से हम गहन आकाश संप्रदाय को नाराज कर देंगे? लैन यू ने कहा, यदि आप मुझे अपमानित करते हैं तो आप मुझे अपमानित करेंगे। यदि आप मुझे अपमानित करने से डरते हैं तो किस प्रकार की मार्शल आर्ट है? हाँ, सनसेट क्लाउड ने जल्दी से सिर हिलाया। रास्ते में अर्जुन का मूड अच्छा था। वह राजकुमारी के प्रति ज्यादा सहिष्णु और सहनशील था, जो हमेशा परेशानियां खड़ी करना पसंद करती थी। जब तक वह लाल पृथ्वी महाद्वीप को पार कर लेगा, वह 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। राजकुमारी को 9 फर्मामेंट्स साम्राज्य के शाही परिवार के पास भेजने के बाद उसके 2 गुप्त मिशन पूरे हो जाएंगे। यह सोचकर अर्जुन को राहत महसूस हुई। डार्क नेदर संप्रदाय ने अपनी तटस्थता बनाए रखी, जबकि दिव्य पंख संप्रदाय ने प्रकृति संप्रदाय के साथ सीधे गठबंधन कर लिया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। अध्याय 627। अर्जुन ने अचंभित होकर अपने सामने एक महिला को खड़ा देखा। उठो, उठो, मुझे याद रखना, मुझे मत भूलना। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया। वह महिला को पकड़ना चाहता था, लेकिन वह उसे खाली हाथ पकड़ सका। अर्जुन को हमेशा लगता था कि यह महिला बहुत परिचित है, लेकिन वह याद नहीं कर पाता था कि वह कौन थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुंह चौड़ा करके पूरी ताकत से चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी, मानो किसी ने उसकी आवाज निगल ली हो। उसने कितनी भी कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। मुझे मत भूलना, तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगे। मुझे मत भूलना। महिला की आवाज अर्जुन के कानों में गूंजती रही। हो! अर्जुन अचानक बिस्तर से उठ बैठा। उसने पाया कि उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। एक और सपना, वही सपना। अर्जुन को लगा जैसे उसका मुंह सूख गया हो। उसने चायदानी उठाई और कुछ घूंट मुंह में डाल लिए। यह बहुत गहरा भी था। यह पहले से ही लाल पृथ्वी महाद्वीप था। अर्जुन खिड़की के पास गया और बाहर की शांत रात को देखा। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, वह औरत कौन है? आखिरकार, क्या यह सिर्फ एक सपना है या कोई और रहस्य है? अर्जुन इसे न तो समझ सका, न ही वह इसे समझ सका। सपने में औरत हमेशा यही क्यों कहती थी कि उसे भूलना नहीं चाहिए? क्या उसने सचमुच उसे पहले देखा था? अर्जुन ने बहुत सोचा और अपने पिछले जन्म में देखी गई सभी महिलाओं को याद करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने वर्तमान जीवन में देखी गई हर महिला की बारीकी से जांच भी की। हालांकि वह उसकी बराबरी नहीं कर पाया। उसने अब तक जितनी भी औरतें देखी थीं, वे उसे वह अंतरंगता नहीं दे पाईं जो उसने सपनों में देखी थी। जियांगरू! इस समय दरवाजा थपथपाने की आवाज से हिल गया। यह राजकुमारी की आवाज थी। अर्जुन चौंक गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बोला, मिस, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई हैं। 9वीं राजकुमारी ने अर्जुन का कान पकड़ा और कहा, मुझसे पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम कब से सो रही हो? मेरे साथ बाहर आओ और अभ्यास करो। क्या? क्या तुम पागल हो? आधी रात को क्या अभ्यास कर रहे हो? अर्जुन इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि कुछ बड़ा हो गया है। अगर मैं तुम्हें आने दूं तो तुम आ सकते हो। नौवीं राजकुमारी खुद को रोक न सकी और अर्जुन को आंगन में खींच लिया। उसने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और कहा, तुम कितने बेकार के कूड़ेदान हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें बेकार में अंधा कर दिया। ठीक है, आज से मैं तुम्हें युद्ध का ज्ञान सिखाऊंगा। क्या तुम्हें इसे अच्छी तरह सीखना होगा? जब मैं किसी को नौकरी पर रखूं तो मेरे छिपने का इंतजार मत करना। तुम मुझे और शर्मिंदा करोगे। अर्जुन ने शक्तिहीन होकर कहा, आप जो कहते हैं वही कहते हैं। आओ, मुझसे सीखो। नौवीं राजकुमारी ने अर्जुन पर तलवार फेंकी और कहा, इस चाल को गोल्डन रॉक स्प्रेडिंग विंग्स कहते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, नौवीं राजकुमारी जमीन से उठी और अपने हाथ में पकड़ी तलवार से लगातार 15 तलवारें आंगन में लगे बेर के पेड़ पर मार दीं। तलवारों की परछाइयों की एक श्रृंखला ने 15 बेर के फूलों को सटीक रूप से चुना। प्रत्येक बेर का फूल एक से ज्यादा नहीं था। इसके अलावा प्रत्येक बेर का फूल बेहद पूर्ण था। उसकी पंखुड़ियों पर जरा भी चोट नहीं थी। तुम मुझे इसका प्रदर्शन करो, नौवीं राजकुमारी ने कहा। हाँ, अर्जुन ने तलवार पकड़ी और थोड़ा उछला। गोल्डन रॉक ने अपने पंख फैला दिए। उसने कमजोरी से कहा। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने बेर के फूल के पेड़ पर वार किया, जिससे पेड़ में छेद हो गए और उसकी पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर गईं। अय्या! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मार्शल आर्ट में इतना माहिर हूं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत खुश हो गया। राजकुमारी ने अर्जुन का कान पकड़ा और कहा, देखो ये क्या है, तुम बहुत लापरवाह हो। अर्जुन हैरान रह गया। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्या मैंने पेड़ को ऐसे ही नहीं छेड़ा था? क्या ये पेड़ के बारे में है? राजकुमारी इतनी गुस्से में थी कि उसके मुंह से खून लगभग निकल गया। उसने अर्जुन का कान पकड़ा और बोली, मैंने तुम्हें एक फूल पर वार करने दिया। ये पूरे 15 बेर के फूल हैं, तो तुम्हें यह पहले ही कह देना चाहिए था। अर्जुन ने अपनी आंखें रगड़ी और उछल पड़ा। बड़ा रॉक, क्या चिड़िया? तलवारों की परछाइयों का एक विस्फोट हुआ और पूरा बेर का पेड़ गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी दंग रह गई। उसने अर्जुन को हैरानी से देखा और तालियां बजाते हुए कहा, अय्या! मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मार्शल आर्ट में माहिर हो। अपनी उपलब्धियों के साथ मुझे डर है कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने की योग्यता नहीं है। अपना समय लो और इसे खुद सीखो। यह कहते हुए राजकुमारी ने अपनी तलवार अर्जुन के शरीर पर दे मारी और गुस्से में वापस सो गई। अर्जुन ने अपनी हंसी दबाई और तलवार उठा ली। उसने मन ही मन कहा, यह लाल पृथ्वी महाद्वीप है, नीला पाताल संप्रदाय का क्षेत्र। मुझे लगता है कि एज योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की परीक्षा शुरू होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी जगह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ कौन है। शायद यह मुरोंग वानकिंग और अन्य लोग हैं। सांस। अर्जुन सचमुच मुरोंग वानकिंग और बाकियों से मिलने का मौका ढूंढना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वे अब कैसी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार जब वे पश्चिमी क्षेत्रों से हावरान संप्रदाय में वापस लौटे थे, तब भी वे बाहर प्रशिक्षण ले रहे थे और उन्हें एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिला था। हालांकि इस बार उसके पास एक कठिन 9वीं राजकुमारी के साथ एक मिशन था और उसके पास एजोर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में जाने का मौका नहीं था। हालांकि यह भी अच्छा था। काम जल्दी पूरा करो और जल्दी से छुटकारा पाओ। अगले दिन काफिला बड़े जोरदार तरीके से रवाना हुआ। लाल पृथ्वी महाद्वीप से 9 आकाशीय महाद्वीप तक वे अब आधिकारिक टेलीपोर्टेशन प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्हें सीधे महासागर पार करने के लिए एक उड़ने वाला जहाज किराए पर लेना पड़ता था। जहाज पर चढ़ने के बाद काफिला अंततः अपने अंतिम गंतव्य की ओर रवाना हो गया। यह लाल पृथ्वी महाद्वीप 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप से
लगभग 3 मिलियन मील दूर था। चार्टर्ड एयरशिप की गति को देखते हुए वहां पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगेगा। सौभाग्य से नाव किराए की थी और उसमें उसके अपने लोग भी थे। इससे अर्जुन को भी काफी सुकून मिला। इस दिन राजकुमारी डेक पर खड़ी होकर अंतहीन सागर को एकटक देख रही थी। मिस, आपको क्या हुआ है? अर्जुन नौवीं राजकुमारी के पास खड़ा हुआ और उत्सुकता से पूछा। नौवीं राजकुमारी 2 बार रूंध गई और उसने अपने आंसू पोंछे। फ्रुश, अगर हम और आगे गए तो यह 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप होगा। शायद 9 फिर्मेंट्स आकाश की यह यात्रा ब्लू टाइड महाद्वीप से हमारे जीवन भर के प्रस्थान का दिन है। मुझे डर है कि मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझे जियांग नान को फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन का दिल थोड़ा सा हिला और उसने कहा, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि मिस की किस्मत ऐसी ही है। नौवीं राजकुमारी कभी कभार परिपक्व हो जाती थी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं और क्या देख सकती हूं? मेरे पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। क्या? अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे क्यों लगा कि नौवीं राजकुमारी ने आज जो कहा वह सच था। यहां तक कि अगर उसने वास्तव में 9 फर्मेंट्स शाही परिवार के राजकुमार से शादी कर ली तो उसके लिए अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए हाउटियन साम्राज्य में वापस लौटना असंभव नहीं होगा। जीवन भर के लिए अलग हो जाने का क्या मतलब है और वापस लौटने का कोई रास्ता न होना क्या मायने रखता है? छी, क्या यह हो सकता है कि यह लड़की, क्या यह हो सकता है कि उसने 9 फर्मामेंट साम्राज्य में मरने की योजना बनाई हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती थी और आत्महत्या का मौका ढूंढ रही थी? मिस, आप? अर्जुन ने नौवीं राजकुमारी को आश्चर्य से देखा। नौवीं राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जियांगरू, मुझे दिन भर तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए दोष मत दो। अपने आप को देखो, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। आप मूल वापसी के तीसरे स्तर पर हैं। आप आम लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए काफी हैं, लेकिन आपको हाउजिंग में जीवित रहने का रास्ता ढूंढना होगा। आप जानते हैं कि हाउजिंग में बिना किसी सच्ची क्षमता के जीवित रहना असंभव है। तुम्हें पता है कि लोगों के छुपे हुए इरादे होते हैं। मुझे डर है कि देर सवेर तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कूड़ा कहता हूं। असल में मुझे तुम्हारी चिंता है। बोलते हुए उसने अर्जुन का कान पकड़ लिया और कहा, अगर मैं चली गई तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम क्या करोगे? यह सुनकर अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। अध्याय 628। समुद्र अंतहीन था। सफर के दिन बहुत उबाऊ थे। चारों ओर देखने पर सिर्फ नीला आसमान और गहरा नीला समुद्र ही दिखाई देता था। डेक पर राजकुमारी की सेवा कुछ नौकरानियों द्वारा की जा रही थी, जो एक रतन कुर्सी पर लेटी हुई थीं और मार्शल आर्ट के सिद्धांतों पर चर्चा कर रही थीं। गार्डों का एक समूह एक साथ बैठकर बोरियत का आनंद ले रहा था, जबकि रॉयल कॉलेज के 5 विशेषज्ञ आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे। अर्जुन उससे कुछ ही दूरी पर पालथी मारकर बैठा था। वह चुपचाप असीम समुद्री सतह को देख रहा था और लगातार अपनी गति का अभ्यास कर रहा था। इस दौरान उसने कभी आराम नहीं किया। जब तक वह खाली था, वह गति की शक्ति विकसित करता रहा। उसे सीनियर बाई वुया की चेतावनी दिल में अच्छी तरह याद थी। मार्शल आर्ट में प्रतिभा और समझ ही काफी नहीं थी। इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत थी। अब उसकी गति पहले से ही काफी कुशल थी। हालांकि वह बाई वुया के स्तर तक नहीं पहुंची थी और एक नजर डालने से ही ऐसा लगता था कि मौत आश्चर्यजनक रूप से निकट आ रही है। फिर भी यह कहा जा सकता था कि वह उस समय निश्चिंत था। मैंने सुना है कि अर्जुन में न सिर्फ युद्ध कौशल की गहरी समझ है, बल्कि उसे मार्शल आर्ट का भी अद्भुत ज्ञान है। राजकुमारी ने अचानक यह कहा। मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। लोनमून ने आंखें खोलीं और कहा, सेक्ट रैंकिंग टूर्नामेंट 4 महीने बाद है। जियांगनान शायद नेचर सेक्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। सच कहूं तो मुझे अर्जुन की ताकत के बारे में थोड़ा बहुत पता है।
मुझे लगता है कि वह बहुत खतरनाक स्थिति में है। ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी ने दुखी होकर कहा। अर्जुन हार नहीं सकती। लोनमून ने गंभीरता से कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कैक्सिया 18 सितारों में से केवल दूसरी सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ है। हालांकि वह कितनी शक्तिशाली है? क्या आपको लगता है कि अर्जुन उस कैक्सिया परी से अधिक शक्तिशाली हो सकती है? उल्लेख नहीं करना। राजकुमारी के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए थे। उसने कहा, क्या कहना है? लोनमून ने कहा, भले ही वह फेरी कैक्सिया जितनी ताकतवर हो, मुझे डर है कि वह अब दक्षिणी क्षेत्र में दूसरे सबसे ताकतवर 18 सितारा साधक के अपने दर्जे के लायक नहीं रही। मुझे शक है कि वह शीर्ष 18 में भी जगह नहीं बना पाएगी। आप जानते हैं, अधिकांश मार्शल कलाकारों के पास पहले से ही राक्षसी शरीर होते हैं, लेकिन परी कैक्सिया के पास नहीं है। शायद वह पहले दूसरे स्थान पर थी, लेकिन जब बाकी सभी ने अर्ध राक्षस शरीर धारण कर लिया था, तो वह दूसरे स्थान पर कैसे आ सकती थी? राजकुमारी अवाक रह गई। लोनमून ने आह भरी, अर्जुन परी कैक्सिया के बराबर नहीं है, जिसके पास आधा दानव शरीर नहीं है। वह अन्य 18 सितारा विशेषज्ञों का मुकाबला कैसे कर सकती है? इसके अलावा उसके ऊपर दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघ और भी अधिक शक्तिशाली हैं। यह अफसोस की बात है कि सेक्ट रैंकिंग टूर्नामेंट गैर सरकारी ताकतों के बीच एक प्रतियोगिता है। अभी हमारे रॉयल कॉलेज की बारी नहीं है, वरना अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूं, तो शायद मुझे एक ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं अभी भी देख सकूं। राजकुमारी ने फिर कुछ नहीं सुना। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि अर्जुन की ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ है? लोनमून ने कहा, अगर वह ऐसा करता भी तो भी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होती। 12 संयुक्त परीक्षाओं में वह मूल रिटर्न के सिर्फ तीसरे स्तर पर था। मुझे डर है कि पिछले कुछ महीनों में वह मूल रिटर्न के सिर्फ 5वें स्तर तक ही पहुंच पाया है। इसे काफी अच्छा माना जाएगा। एक पल के लिए उड़ते जहाज पर छाए बादल उदास हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कैंगलैंड महाद्वीप संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता में फिर से सबसे नीचे गिर जाएगा। जियांगरू, तुम क्या सोचती हो? राजकुमारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, मेरे पास अपना भाग्य और संपत्ति है, इसलिए मैं दूसरों का न्याय नहीं कर सकता। बदबूदार आदमी, तुम कभी मेरे लिए आवाज नहीं उठाते। राजकुमारी ने अर्जुन को गुस्से से घूरा। दिन बीतते गए और समुद्र में बिताए दिन खत्म होने लगे। इस दिन दूर से ही महाद्वीप की रूपरेखा उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। वह स्थान जहां समुद्र और आकाश मिलते थे, वह 9 फर्मामेंट महाद्वीप था। 9 आकाशमंडल महाद्वीप को देखते हुए अर्जुन का हृदय अकेलेपन और दुहक से भर गया। यह वही मातृभूमि थी जहां उन्होंने जीवन बिताया था और जिसे उन्होंने प्यार किया था। यहीं वे पले बढ़े, यहीं प्रसिद्ध हुए, हजारों लोगों का सम्मान पाया और तारों भरे आकाश में नंबर 1 प्रतिभाशाली कहलाए। यहीं पर उसे अपनी प्रिय स्त्री से धोखा मिला और उसका दिल सबसे अधिक दुखा। युवा मिस, हम पहुंचने वाले हैं, जल्दी करो और उतरने की तैयारी करो, एक गार्ड जोर से चिल्लाया। राजकुमारी ने नक्शे पर नजर डाली और कहा, 9 फिरमेंट्स महाद्वीप में केवल एक जियोक्सियाओ साम्राज्य है। हम दक्षिण में समुद्र के पास उतरेंगे और पूछताछ की जाएगी। इसके बाद हमें 9 फर्मामेंट साम्राज्य की राजधानी तियान्यू शहर तक उत्तर की ओर बढ़ना होगा। इन परिचित शब्दों को सुनकर अर्जुन का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। दक्षिण से आने वाले मालवाहक जहाजों को 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के दक्षिणी तट पर उतरना होगा और वहां से निकलने से पहले सेना द्वारा निरीक्षण का इंतजार करना होगा। एक दिन बाद अर्जुन और अन्य लोग 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर चुके थे और ब्लैक सी पोर्ट नामक बंदरगाह शहर में उतर गए थे। कई स्तरों पर कड़ी जांच के बाद सभी ने अपनी उड़ान नौकाएं नीचे रख दीं और नियमों के अनुसार अपना स्थल मार्ग बदल दिया। काला सागर बंदरगाह तियान्यू शहर से 17 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। यह एक अलग ही सफर था।
एक बार फिर इस गर्म भूमि पर कदम रखते ही, जिससे वह परिचित था, अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। यहां उनकी बहुत सारी यादें थीं। जियुक्सियाओ, मैं वापस आ गया हूं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए अपने दिल में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। यहां कितना रौनक है, देखो, हर जगह लोग हैं। राजकुमारी उत्साह से चिल्लाई। संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता नजदीक आती जा रही थी। दुनिया भर के दर्शक पहले ही 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप की धरती पर कदम रख चुके थे। इसके कारण 9 आकाशमंडल महाद्वीप पर मानव आकृतियां चौगुनी से भी ज्यादा बड़ी हो गईं। यह कहा जा सकता है कि दुनिया भर के मार्शल कलाकार और नागरिक हर जगह दिखाई देने लगे। यहां तक कि कई ऐसे शहर भी थे जिन पर अब कब्जा नहीं किया जा सकता था, और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से जंगल में अस्थायी शहर बना लिए थे। मार्शल आर्टिस्टों की ताकत पर कोई सवाल नहीं था। उनकी ताकत से घर बनाना आसान होता। अर्जुन ने सड़कों पर भीड़ को देखा और आसमान की ओर देखा। आसमान धीरे धीरे गुजरती नागरिक उड़ान नौकाओं से भरा हुआ था। ये उड़ान नौकाएं आनंद की नौकाएं थीं, जो बहुत धीमी गति से चल रही थीं। ये पर्यटकों के लिए थीं, ताकि वे उन पर सवार होकर नौकाएं से हला के देखी, जो बहुत धीमी गति से चल रही थीं। फिरमेंट्स महाद्वीप के नज़ारों का आनंद ले सकें। उड़ता ड्रैगन 4 समुद्र, क्लाउड क्रेन 9 फिर्मामेंट्स, वहाम्पोआ। एक उड़ता हुआ जहाज आसमान को ढोंक रहा था और सूरज धीरे धीरे आसमान में तैर रहा था, कुछ ब्लॉकों को परछाई में ढोंक रहा था। उस उड़ते हुए जहाज पर एक ऐसा ही झंडा लगा था। वहाम्पोआ वंश के पीछे एक तिप्तिया घास का प्रतीक चिन्ह था। सबसे बड़ा उड़ने वाला जहाज वहम्पोआ वंश का था। देखो देखो, हमारे हावरान संप्रदाय का एक उड़ने वाला जहाज है। राजकुमारी ने ताली बजाई और दूर खड़े एक प्राचीन लकड़ी के उड़ने वाले जहाज की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई। अर्जुन और अन्य लोगों ने अपना सिर उठाया और देखा कि लगभग 300 मीटर लंबा एक उड़ता हुआ जहाज धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी हृदय को स्थापित करते हैं और शक्तिशाली आभा शाश्वत है। शक्तिशाली रूढ़िवादी संप्रदाय। जहाज को देखकर अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस पर नीचे खड़े लोग एक साथ जयकार करने लगे। सबने एक ही दिशा में इशारा किया और जोर जोर से जयकारे लगाए। धीरे धीरे उड़ते जहाजों का एक बेड़ा पास आ रहा था। बेड़े में 20 उड़ते जहाज थे। पूरे उड़ते जहाजों के बेड़े को ट्यूलिप के फूलों से सजाया गया था और लोग लगातार फूलों की पंखुड़ियां गिरा रहे थे। जहां तक उड़ने वाले जहाजों के इस बेड़े का सवाल है, वे एक साथ मिलकर एक अतुलनीय रूप से विशाल ध्वज खींच रहे थे। सभी दिशाओं से आए मेहमानों का स्वागत करें और एक शानदार मार्शल दाव बनाएं। संप्रभु गहन आकाश। 9 आकाश महाद्वीप के अनगिनत लोगों ने गहन आकाश संप्रदाय के नाम पर जोर से जयकार की। अध्याय 630। बहुत प्रभावशाली। हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप में ऐसा दृश्य कब होगा? राजकुमारी ने उस हलचल भरे दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देखा और अपने हृदय में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने से स्वयं को नहीं रोक सकी। हाउतियन शाही कबीले और हावरान संप्रदाय में अभी भी इस तरह के भव्य आयोजन को शुरू करने की क्षमता नहीं थी। जहां तक 9 आकाशीय महाद्वीप का प्रश्न है, यह हमेशा से दक्षिणी क्षेत्र के ड्रैगन प्रमुखों का नेता रहा है। इसके अलावा चूंकि 9 आकाशीय महाद्वीप में आकाश गहन संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय थे, इसलिए इन दोनों प्रथम श्रेणी के संप्रदायों की ड्रैगन प्रमुखों के रूप में अटूट स्थिति थी। हालांकि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अर्जुन और अन्य लोगों ने कुछ देर तक देखने के बाद 1000 लोगों का एक स्वतः स्फूर्त जुलूस अपनी ओर आता देखा। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने अपने झंडे उठाए और एक स्वर में नारे लगाए। उड़ता ड्रैगन 9 स्वर्ग, प्रभु गहन आकाश। 9 स्वर्गों का फीनिक्स नृत्य, असीम बादल। गहन आकाश संप्रदाय स्वाभाविक रूप से गहन आकाश संप्रदाय था और फेयुन 8 महान संप्रदायों में से दूसरा सबसे मजबूत था। फेयुन संप्रदाय
हे भगवान, यह तो दक्षिण में बस एक बंदरगाह शहर है। राजकुमारी ने असहाय होकर अपनी कनपटियां रगड़ीं। लोन मून राजकुमारी के पास खड़ा था और ईमानदारी से बोला, आदित्य ने उस समय एक अभूतपूर्व गहन आकाश गौरव का निर्माण किया था और इस बार वे फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने आदित्य को खो दिया है, उन्होंने एक और यू डोंगहाई को पोषित किया है। मैंने सुना है कि इस बार यू डोंगहाई की आवाज बहुत तेज थी। कई लोगों ने तो यह भी सोचा कि यू डोंगहाई आदित्य द्वारा बनाई गई प्रसिद्धि को तोड़ सकती है। कोई बात नहीं, हमारा ब्लू टाइड महाद्वीप भी बुरा नहीं है। उनके पास यू डोंगहाई है और हमारे पास अर्जुन है। राजकुमारी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसे अर्जुन पर कभी शक नहीं हुआ। मिस, देर हो रही है, अब चलने का समय हो गया है, अर्जुन ने आग्रह किया। काफिला उत्तर की ओर बढ़ता रहा। अर्जुन गाड़ी में बैठा और हाथ में लिए नक्शे को उलट पलट कर देखने लगा। दरअसल उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी। उसका दिल एक आईने की तरह था। वह इस महाद्वीप को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और यह कहा जा सकता है कि वह इसे अपने हाथ की तरह जानते थे। ब्लैक सी पोर्ट को 9 फर्मामेंट्स कैपिटल सिटी और हेवनली कॉस्मोस सिटी तक पहुंचने के लिए 44 प्रांतों को पार करना पड़ा, क्योंकि पूरे 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में केवल एक ही देश था। 9 फर्मामेंट साम्राज्य को आकार के मामले में शीर्ष 10 में से एक माना जा सकता है, भले ही कोई पूरी दुनिया को देखे। सिर्फ 3 दिनों में 9वीं राजकुमारी बेहद परेशान हो गई। आराम करते हुए उसने शिकायत की, 70 लाख ली सड़क जैसे राक्षसी जानवरों के जरिए सफर तय करना। हमें और कितना चलना होगा? जब हम तियानियो शहर पहुंचेंगे तो दिन में ठंड बढ़ जाएगी। हम एक उड़ने वाला जहाज किराए पर क्यों नहीं ले सकते? एक गार्ड ने जल्दी से कहा। मिस, संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप का नागरिक हवाई जहाजों पर बहुत सख्त नियंत्रण है। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि उनकी गति प्रतिदिन 20 या 1000 ली से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए लगभग सभी उड़ने वाले जहाजों को देखने के उद्देश्य से परिवर्तित कर दिया गया है। तो क्या 9 फर्मामेंट शाही कबीला भी ऐसा ही है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें कैसे उठाना है? राजकुमारी शिकायत करती रही। गार्ड ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, 9 फर्मामेंट्स इंपीरियल कबीले की ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। क्या यह हमारी पोल नहीं खोलेगा? मुझे विश्वास नहीं होता, राजकुमारी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि पूरे 9 आकाशमंडल में एक भी उड़ने वाला जहाज नहीं है। फिर आजकल व्यापार कैसे होगा? गार्ड ने एक पल सोचा और कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई नहीं है। हालांकि 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में केवल 32 शीर्ष कबीले हैं जिन्हें इस समय के दौरान पूरी गति से उड़ने का अधिकार है, लेकिन हम इनमें से किसी भी कबीले को नहीं जानते। इस समय अर्जुन ने कहा, 9 फर्मामेंट साम्राज्य में 32 सुपर बड़े शहर हैं, जिनमें से प्रत्येक हाउटियन साम्राज्य के बड़े शहरों से बड़ा है, और इन 32 सुपर बड़े शहरों को 32 शीर्ष कुलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम फूलों की राजधानी में होंगे। फूलों की राजधानी में शीर्ष कुलों को स्नो फॉक्स कुल कहा जाता है। ऐसा कहने का क्या फायदा? राजकुमारी ने अर्जुन को लात मारी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्नो फॉक्स कबीले के साथ कुछ संबंध है। शायद मैं आपको सच बता सकूं और हमें स्नो फॉक्स कबीले से एक उड़ने वाला जहाज उधार लेने दूं। सचमुच तुम स्नो फॉक्स कबीले को जानती हो? राजकुमारी का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसके बगल में रॉयल कॉलेज के एक विशेषज्ञ ने कहा, युवा मास्टर जियांग, हालांकि आपके पास हाउटियन साम्राज्य में ऐसा आधिकारिक पद है, मुझे डर है कि 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में इसका उपयोग करना आसान नहीं होगा। जब समय आए तो किसी और की तलाश मत करना, वे तुम्हें देखेंगे भी नहीं। जब समय आएगा तो न सिर्फ तुम खुद शर्मिंदा होगे, बल्कि राजकुमारी भी तुम्हारे साथ शर्मिंदा होगी। यह अच्छा नहीं होगा। हाँ, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? राजकुमारी ने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने विशेषज्ञ की ओर देखा और कहा, यदि आप कुएं के तल पर बैठे हैं
तो आकाश को बहुत बड़ा होने के लिए दोष न दें। क्या कहा तुमने? मैंने बहुत देर तक तुम्हें सहा है। तुम्हारे यह कहने का क्या फायदा कि जब भी कोई नाजुक पल आए तुम सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा देख सकते हो। विशेषज्ञ ने तुरंत गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? मैंने बहुत देर तक तुम्हें सहा है। अगर हमारे 5 भाइयों की मदद न होती तो हमारी टीम 9 फिर्मामेंट्स तक नहीं पहुंच पाती। क्या तुम मुझे सबक सिखाने के योग्य हो? सचमुच? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए विशेषज्ञ से कहा, मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि तुम लोग कितने उपयोगी हो। बहस बंद करो, राजकुमारी गुस्से से चिल्लाई। तुम किस बारे में बहस कर रहे हो? चुप रहो। तुम, जियांगरू, हमें सिल्वर फॉक्स कबीले के पास एक नाव उधार लेने के लिए ले चलो। अगर तुम इसे उधार नहीं ले सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आया, रॉयल कॉलेज के विशेषज्ञ ने अजीब लहजे में कहा, इस बार मैं अपने स्वामी को खोने जा रहा हूं। मुझे अपना चेहरा ढकने के लिए एक मास्क खरीदना होगा। हम देखेंगे, अर्जुन ने व्यंग्य किया। 2 दिन बाद काफिला पुष्प राजधानी पहुंचा। फूलों की राजधानी 9 आकाशीय महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित थी। यहाँ का जल और मिट्टी का वातावरण सभी प्रकार के दुर्लभ और बहुमूल्य फूलों के रोपण के लिए अत्यंत उपयुक्त था। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ डांसर ऑर्किड के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था। फूलों की राजधानी में हर जगह फूलों के नाम पर सड़कें थीं। लगभग हर इमारत की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं और उनका आकार हर रंग के फूलों जैसा था। महिलाओं को फूल सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए फ्लावर कैपिटल में पर्यटकों सहित 70% से अधिक निवासी सुंदर महिलाएं थीं। बाकी 30% पुरुष सुंदरियों को देखने के लिए यहां आए थे। यह सिल्वर फॉक्स कबीले का एक मुख्यालय है। अर्जुन ने अपनी उंगली हिलाई। बादलों को चीरती एक इमारत पूरी फूलों की राजधानी में भीड़ से अलग दिखाई दे रही थी। इमारत की बाहरी दीवार हर रंग के पौधों से ढकी हुई थी, जिन पर अनगिनत फूल खिले हुए थे। अर्जुन ने कहा, इस इमारत को हेवन स्पैन आइवी के नाम से भी जाना जाता है। तुम बहुत कुछ जानते हो, राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा। रॉयल कॉलेज के विशेषज्ञ ने कंधे पर हाथ रखकर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वह इमारत इतनी अनोखी है कि कोई भी इसका अनुमान लगा सकता है। अर्जुन इस व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई 9 आकाशीय महाद्वीप की ओर यात्रा कर रहा था, इसलिए सभी की मानसिकता शांत थी। 5 रॉयल अकादमियों के तथाकथित विशेषज्ञों ने भी राहत की सांस ली, इसलिए उन्होंने लगातार अर्जुन के लिए परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया और रास्ते में अपनी नाखुशी जाहिर की। विशेष रूप से अर्जुन को राजकुमारी का बहुत अधिक समर्थन प्राप्त था, जिससे 5 विशेषज्ञ बहुत दुखी थे। स्नो फॉक्स एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप अकेले यात्रा नहीं कर सकते। कृपया थोड़ा रास्ता बदल लें। पर्यटक। अध्याय 630। स्नो फॉक्स मुख्यालय में से एक हेवन स्पैन आइवी के बाहर 2 पारिवारिक गार्डों ने अर्जुन के समूह का रास्ता रोक दिया। अर्जुन ने अपने हाथ पीछे करके कहा, मैं यंग मास्टर ली जुनई का दोस्त हूं। उसे बताओ कि कोई उसे ढूंढ रहा है। अगर आप उसे एक बात बता देंगे तो वह स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। कहो, रात में 3 ड्रिंक्स, जमीन पर 5 फूल खिलेंगे। जब गार्ड ने अर्जुन को विद्वान के वेश में देखा तो उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने यंग मास्टर को संदेश दिया कि वह कुछ देर रुककर जल्दी से संदेश भेजे। अर्जुन और बाकी लोग बाहर खड़े थे। मार्शल आर्ट के शौकीनों की भीड़ में अर्जुन की 2 मीटर की ऊंचाई भी अब प्रभावशाली नहीं लग रही थी। मार्शल आर्ट की साधना के कारण मार्शल कलाकारों की शारीरिक फिटनेस आमतौर पर उत्कृष्ट होती थी। अर्जुन के शरीर पर ये 2 मीटर लंबे हथियार रखे गए और कोई अचानक एहसास नहीं हुआ। इसके विपरीत उनके मांसल शरीर के साथ उनका फिगर लगभग पूर्ण स्वर्णिम मानक तक पहुंच गया था। यहाँ 1.8 मीटर ऊपर अनगिनत महिलाएं थीं और 1.9 मीटर हर जगह दिखाई दे रहा था। मारोता जियांग, ली जुनई कौन है?
रात में 3 ड्रिंक्स और जमीन पर खिले 5 फूलों से तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने कहा, ली जुनई स्नो फॉक्स कबीले का सबसे बड़ा पोता है और यह वाक्य अतीत का हिस्सा है। जैसे ही अर्जुन ने बोलना समाप्त किया, एक व्यक्ति ने अचानक खिड़की पर लात मारी और इमारत से नीचे कूद गया, जो बादलों में जा गिरा। यह व्यक्ति इतनी जल्दी में आया था कि चल भी नहीं पाया। उसने सचमुच इतनी घबराहट में कदम रखा। उस व्यक्ति के उतरने के बाद कम से कम 30 और पारिवारिक रक्षक भी नीचे कूद पड़े। ये पारिवारिक रक्षक 40 साल से ज्यादा उम्र के थे और उनके साधना क्षेत्र तियान युआन से ऊपर थे। जब वह व्यक्ति जमीन पर उतरा तो पता चला कि वह एक असाधारण व्यक्तित्व वाला युवक था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसने जल्दी से पूछा, यह किसने कहा? किसने? यह टूट गया है, कुछ होने वाला है। जब राजकुमारी ने उस व्यक्ति के हाव भाव देखे तो उसका हृदय बेचैनी से भर गया। बगल में रॉयल कॉलेज के 5 विशेषज्ञ भी एक कड़ी कतार में प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार, और उन्होंने अर्जुन को भी भयंकर रूप से घूरा। यह मैं हूं। जब अर्जुन ने उस आदमी को देखा तो उसके दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई और वह यह नहीं बता सका कि उसे कितना महसूस हुआ। तुम उस आदमी ने अर्जुन का कंधा पकड़ा और जल्दी से पूछा, तुम उस व्यक्ति को जानते हो? तुम उस व्यक्ति को जानते हो जिसने ये शब्द कहे थे? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है उसके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं फ्लावर कैपिटल आऊं तो मैं आपको ढूंढ सकता हूं। उस आदमी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, अंदर आओ। चूंकि तुम और वह व्यक्ति दोस्त हो तो वे मेरे ली जुनई के दोस्त हुए। मैं उनके साथ जरूर अच्छा व्यवहार करूंगा। राजकुमारी और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा, तो यह व्यक्ति ली जुनई है। काफी देर तक परेशान करने के बाद वह इतना उत्तेजित हो गया था, लेकिन वह यहां परेशान करने नहीं आया था। यह सोचकर राजकुमारी ने अर्जुन को नए सिरे से देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन 9 आकाशों के महाद्वीप में स्नो फॉक्स कबीले के सबसे बड़े बेटे को पहचान भी पाएगी। वे किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? राजकुमारी उत्सुक हो गई और उसने स्नो फॉक्स कबीले के रक्षकों से फुसफुसाकर पूछा। पहरेदारों ने अपना मुंह बंद रखा। लोगों का समूह लिफ्ट पर चढ़ गया और तेजी से आकाश में ऊपर चला गया। लिफ्ट को एक अजीबोगरीब विप वाइन पौधे द्वारा खींचा जा रहा था। पूरी विप वाइन एक छोटे से कमरे के चारों ओर लिपटी हुई थी और जैसे ही विप वाइन को ऊपर खींचा जाता, कमरा ऊपर उठ जाता। जब सभी लोग ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए तो कुछ बूढ़े लोग जल्दी से दौड़कर आए और बोले, युवा स्वामी, 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों के प्रतिनिधि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बिना कुछ कहे कार्यक्रम स्थल से क्यों चले गए? उन्हें इंतजार करने दो, ली जुनई ने अधीरता से कहा। एक बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमसे संबंधित है। ली जुनई ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर वे इंतजार कर सकते हैं तो उन्हें इंतजार करने दें। अगर वे इंतजार नहीं कर सकते तो उन्हें भाग जाने दें। मुझ में, स्नो फॉक्स में, इन सहयोगियों की कमी नहीं है। बूढ़े लोगों के चेहरे पर कड़वाहट के भाव थे, इसलिए वे केवल अपना सिर हिला सकते थे और आहें भर सकते थे। यह देखकर राजकुमारी और उसका समूह दंग रह गया। जियांगरू, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, राजकुमारी ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। आओ। युवा गुरु ली जुनई अर्जुन और उनके समूह को ऊपरी मंजिल पर स्थित आकाश उद्यान में ले गए। यहां से उन्हें बादलों का एक विशाल सागर दिखाई दे रहा था। दृश्य अत्यंत मनोरम था। वाह, यह तो मशहूर डांसर ऑर्किड है। 9वीं राजकुमारी का मूड अच्छा था। उसने बगीचे में एक अजीब से पौधे की ओर इशारा किया और उत्साह से चिल्लाई, हमारे ब्लू टाइड महाद्वीप में केवल 3 डांसर ऑर्किड हैं। वे सभी उस समय ज्यूक्सियाओ साम्राज्य द्वारा भेजे गए उपहार हैं। हमने उन्हें हमेशा खजाने की तरह पाला है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे। सभी लोग तथाकथित नर्तकी लैन की ओर देखने लगे। यह वाकई एक बहुत ही दुर्लभ फूल था। पूरी बेल पर 7 बड़े 7 रंगों वाले फूल थे जो लगभग 1 मीटर ऊंचे थे। जब फूल खिलता था तो पुंकेसर से एक मादा आकार का आंतरिक फूल निकलता था। विशेषकर जब हवा चलती थी तो पंखुड़ियां हिलती थीं, मानो कोई सुंदर संगीत बज रहा हो। फूलों की सुंदरता संगीत के साथ नृत्य करती थी, जो आंखों को बहुत भाता था। ली जुनई ने कहा, कोई तो उच्चतम मानकों वाली शराब और व्यंजन परोसो। मेरी बेटी के लिए धूप बत्ती का एक बर्तन खोलो जिसे 500 वर्षों से संजोकर रखा गया है। नौकरानियों के हाव भाव एकदम बदल गए। बेटी की धूपबत्ती ली जुनई का अनमोल खजाना थी। जब उसके दादा जीवित थे तो उन्होंने सिर्फ 3 घड़े खोले थे। इस समय अर्जुन पर सभी की निगाहें अत्यंत सम्मानपूर्ण हो गईं। जैसे ही ली जुनई बैठे, उन्होंने जल्दी से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुमने उसे देखा है? वह ठीक है। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, वह लापता हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि वह जीवित है या मर गया। तो क्या उसने कभी मेरा जिक्र किया? ली जुनई ने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, उसने कहा था कि हम भाई हैं। उसने उन खुशी के दिनों को कभी भूलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो तुम्हें छोड़ देना चाहिए उसे छोड़ दो। दुनिया में ऐसा कोई भोज नहीं है जो खत्म न हो। उसने तुम्हें जो 100 घड़े धूप बत्ती दी थी उसे अब और संजोकर नहीं रखना चाहिए। जब तुम्हें इसकी जरूरत हो इसे पी लेना। चीजें चलती रहती हैं, मैं चिंतित हूं। यह बात कहते हुए ली जुनई फूट फूट कर रोने लगी। आह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में चीजें बदल जाएंगी। ली जुनई ने एक लंबी सांस छोड़ी। पिछले कुछ सालों में मैं अक्सर उसके सपने देखता रहा हूं। ली जुनई ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, क्या उसने कभी बताया कि उसे किसने चोट पहुंचाई? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने कहा कि यह उनका निजी मामला है। वे खुद ही इसका हल निकाल लेंगे और वे अपने भाइयों को इसमें नहीं फंसाना चाहते। वह हमेशा ऐसा ही रहता है, वह सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। ली जुनई का गला फिर भर आया और उसने जल्दी से अपने ब्रोकेड रुमाल से आंखें पोंछ लीं। चूंकि वह तुम्हें यह बताने को तैयार है, इसका मतलब है कि तुम सचमुच उसके बहुत करीब हो। आज से तुम भी मेरे भाई हो, ली जुनई। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं भाई? जियांगरू। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। राजकुमारी और बाकी लोग और भी उलझन में पड़ गए। काफी देर तक बोलने के बाद भी वह समझ क्यों नहीं पाया। ली जुनई बार बार कन्फ्यूशीवाद को अपने में से एक के रूप में उल्लेख करेंगे, लेकिन कन्फ्यूशीवाद का नाम भी नहीं जानते हैं। मैं ली जुनई हूं। ली जुनई ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि भाई जियांगरू फूलों की राजधानी क्यों आए थे? क्या उन्होंने उन्हें यह काम सौंपा था? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा एक अनिच्छुक अनुरोध है। मुझे आशा है कि मैं आपके परिवार से एक उड़ने वाला जहाज उधार ले सकता हूं। यह तो बस एक छोटी सी बात है। ली जुनई ने हाथ हिलाया और कहा, चूंकि भाई जियांग यहां हैं, तो चलो तब तक पीते हैं जब तक हम नशे में न हो जाएं।